So hey everyone, welcome back to my channel Bliss of Tales with R3। चलो कहानियाँ सुने। तो लास्ट पार्ट में हमने एक कहानी को शुरू किया था जिसका नाम था नादान सी चाहत। और इस कहानी के अंदर हमने दो खूबसूरत किरदारों से अपने आप को परिचित कराया था, जिसमें पहले किरदार का नाम था अनीश और दूसरे किरदार का नाम था धार्या। तो एक टीनेजर लाइफ की कहानी थी। एंड टीनेजर लाइफ में तो आप जानते ही हैं ना, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हम लोग अपने इमोशंस को लेकर कितने टैंगल्ड रहते हैं। कभी एकदम से सब कुछ सॉल्व लगता है और कभी एकदम से सब कुछ पजल्ड। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन में थी इस वक्त अनीश और धार्या, जो दोनों अपने अंदर कुछ बदलाव को महसूस कर रही थी। उनकी दोस्ती जैसे किसी और ही राह पर चल पड़ी थी, जिसके बारे में उन्हें कुछ कुछ अंदाज़ा तो था, लेकिन कुछ कुछ नया भी लग रहा था। तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा एंड आप लोगों को पता होगा कि स्टोरी कहाँ मूव हो रही है। अगर नहीं देखा हो तो पहले फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा, देन तभी सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। एंड इस स्टोरी में भी बहुत कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ अपनी सीट बेल्ट को टाई कर लीजिए एंड हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 2, जो वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ से फर्स्ट पार्ट ब्रेक हुआ था, जहाँ फर्स्ट पार्ट हमने छोड़ा था, जहाँ अनीश और धार्या एक दूसरे से बातें कर रहे थे। चलिए जानते हैं आगे अनीश और धार्या क्या बात करते हैं एक दूसरे से। धार्या ने अपनी निगाहों को हटाया और सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाथ से पहले किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं करी, तो क्या मतलब इसका वो सब मेरे दोस्त नहीं है? मैंने भी अपनी निगाहों को हटा लिया और धीमी आवाज़ में कहा, नहीं है ना, सब तेरे दोस्त हैं, पर सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है दोस्ती दिखाने की। मेरी बस। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू सच में बहुत यूनिक है अनीश, बहुत यूनिक और बहुत साफ दिल और बहुत सेंसिटिव पर्सन भी है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वो कैसे? धार्या ने जैसे मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन देखा था मैंने तेरी आंखों में आंसू। एक पल के लिए मैं झैंप गई थी, लेकिन मैंने हिचकिचाते हुए ही कहा, पता नहीं यार, मैं बस ऐसे ही हूँ। अगर कोई मुझे हर्ट कर देता है ना, तो मैं रोक नहीं पाती, आंसू आ जाते हैं मेरे। ये कहते हुए मैंने अपनी निगाहों को मोड़ लिया था और धार्या ने जैसे हंसते हुए कहा, इसीलिए तो कहा मैंने, साफ दिल है तेरा, बहुत साफ दिल। मैंने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, साफ दिल का तो पता नहीं, पर हाँ, लोग मुझे बोरिंग ज़रूर कहते हैं। धार्या ने इसे बार फिर से हंसते हुए कहा, अनीश अनीश, तो अभी भी इस बात को लेकर बैठी है? मैंने ऐसे ही कह दिया था, और बोरिंग बोरिंग नहीं है तू, बस कम बोलती है। वैसे मैं बस तुझसे एक बात कहना चाहूँगी, लोगों की बातों को ज़्यादा दिल पर मत लिया कर, वरना हर्ट बहुत जल्दी होगी, और मैं तुझे हर्ट नहीं देखना चाहती। ये कहते हुए धार्या ने मुझ पर से अपनी निगाहों को हटा लिया था, पर मेरी निगाहें जैसे उस पर ही गड़ गई। उस दिन के बाद से और ज़्यादा हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ गई, गहरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गहरी, ऐसी जिसका कोई तोड़ ही नहीं रहा था। हम लोग जैसे दो जिस्म एक जान हो गए थे, हर जगह साथ नज़र आने लगे थे, और ये बात हम लोगों की आंखों में भी देख सकते थे। वो जिस तरीके से हमें देखने लगे थे, मुझे महसूस होता था कि उनकी निगाहें भी हम पर और ज़्यादा गहरी हो गई हैं। और ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगती थी, इसीलिए मैं अपना हाथ पीछे खींच लेती थी, पर जैसे धार्या को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तो और ज़्यादा मुझे अपने साथ रखना चाहती थी, और ज़्यादा अपने करीब खींचती थी, हंसती थी, बस बेपरवाह होती थी। और उसे देख कर मैं जितना डरती थी उतना ही ज़्यादा अजीब महसूस करती थी। अजीब, आजकल अजीब ही तो महसूस होने लगा था। उसकी हर छुअन से जैसे मुझे कुछ होने लगा था। दिल धड़कता तो था, लेकिन अब दुगनी रफ्तार से मेरी इजाज़त के बगैर कुछ कहने लगा था। और क्या मैं सुनना नहीं चाहती थी या समझना, पता नहीं, क्योंकि मुझे बस डर था, अगर मैंने सुन लिया और समझ लिया तो क्या होगा। जो मैं महसूस कर रही हूँ वो इतना भी नॉर्मल नहीं है हम दोनों का। मैं रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी, अपनी एक लौती दोस्त को मैं खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, उससे ये कहकर कि मैं आजकल तेरे लिए कुछ अलग महसूस करने लगी हूँ, तेरी तरफ मैं अट्रैक्ट। मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मैं क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ क्या? मैं आज हाँ पागल तो हो गई हूँ, जब तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी हूँ। हाँ, इस तरीके से 2 महीने गुजर गए थे। मैं घर पर थी और हर सुबह की तरह ये सुबह भी थी, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि अचानक से सब कुछ बदल गया। वक्त, हालात, एहसास, जज्बात। मैं जो मुस्कुरा रही थी, अपनी दुनिया में आगे बढ़ रही थी, नए ख्वाब देख रही थी, धार्या और मेरा रिश्ता कितना गहरा है सोच रही थी, अचानक सब चीज़ पर ब्रेक लग गया। एक आवाज़, एक फ़ोन आया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ बिखर गया। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ फर्श पर थी, कानों पर फ़ोन था और आंखों में ये बड़े आंसू। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शायद वो बिखर गई थी।
मुझे महसूस हो रहा था, पर मेरे कदम भी जैसे उठ नहीं रहे थे। मैं काँप रही थी। सहारा लिया मैंने दीवार का ताकि गिर ना जाऊं, क्योंकि जो मैंने सुना यकीन नहीं आया। नानी जी, मेरी नानी जी गुजर गई थी। एक फ़ोन कॉल पर एक खबर देना कितना कितना मुश्किल होता है ना। एक ऐसे इंसान के बारे में सुनना जिसके साथ हमने दुनिया देखी है, जिसने हमें कहानियाँ सुनाई हैं। एक पल में वो इंसान कहानी बन गया, सिर्फ कैद हो गया यादों में। वो हमारे बीच में नहीं रहा। ये कितना मुश्किल है सुनना, बर्दाश्त करना और यकीन करना। मुझे नहीं हो रहा यकीन, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि मेरी माँ को नहीं हो रहा था। वो बस रो रही थी और मेरा मन कह रहा था कि उन्हें समझाऊं, हौसला दूं, संभालूं, पर कैसे? क्योंकि मैं खुद यहाँ पे घर गई हूँ। मेरी नानी जी हमेशा मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी पर्सन रही हैं। एक ऐसी इंसान जो मुझे समझती थी, मुझे मुझसे ज़्यादा अपनी लगती थी। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो मुझे छोड़कर चली गई हैं? उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी, शायद मुझसे ज़्यादा मेरे पापा ने पहचान लिया था, क्योंकि उन्होंने तुरंत मुझे थामा, मुझे पकड़ा और मेरी तरफ देखकर कहा, अनीश बेटा सांस लो, सांस लो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। माँ माँ ठीक है, मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगा, सर संभलो बेटा, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। पापा की इस बात पर मैं कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा, कि कैसे? नानी तो, पर मैं नहीं कह पाई, मैं नहीं कह पाई, क्योंकि मैं देख सकती थी पापा भी उतना ही परेशान थे जितना मैं हूँ, और जितना माँ की तो हालत के बारे में क्या ही कहना। उनका बुरा हाल था और मेरा भी, लेकिन मैंने खुद को जैसे तैसे कर संभाला या संभलने की कोशिश की। घर में मैं, माँ, पापा ही थे। भाई तो बाहर गया हुआ था पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए हम तीनों को ही एक दूसरे को संभालना था। और जैसे तैसे कर माँ को नानी के घर, मैं फिर से रोने लगी। माँ पापा जा चुके थे और मैं सुन्न सी हो गई थी। पूरा घर जैसे मुझे काटने के लिए दौड़ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अजीब सी घुटन हो रही थी, एक ऐसी घुटन जिसका कोई तोड़ नहीं है। वो शांत घर जैसे मुझे बस काटने के लिए दौड़ रहा था। इसीलिए मैंने अपने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे कर फ़ोन उठाया और सिर्फ एक नंबर डायल किया जो इस वक्त मेरे जहन, दिमाग, दिल सब में था, और वो था धार्या का। रिंग जाने लगी और मेरा दिल जैसे बस धड़कने लगा। कुछ ही रिंग्स के बाद धार्या ने कॉल उठाया। एज यूजुअली उसने अपनी उसी चेयरिंग वॉइस में पूछा, हेलो। पर मेरे मुंह से जैसे एक भी अल्फाज बाहर नहीं आया। मैं बस अपने होठों को भींच कर शायद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं बिगड़ना नहीं चाहती थी। और मेरे इस हसर को शायद धारा ने पहचान लिया था, इसीलिए उसने एकदम से कहा, अनीश क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या कहती, क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि कुछ ठीक था ही नहीं, कुछ ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही बात कही, धारा क्या तू प्लीज़ मेरे घर आ सकती है? मेरी इस बात पर धारा शायद समझ गई थी कि मैटर सीरियस है, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे सिर्फ ये कहा, तो मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर, मैं भी आती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कैसे, किस हालात में खुद को संभालते हुए लोकेशन सेंड की, पर 15 ही मिनट के बाद धार्या मेरे घर के दरवाजे पर थी। मुझे यकीन नहीं आया, सच में वो मेरे घर के दरवाजे पर थी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बस दरवाजे पर ही गिर गई और धार्या ने मुझे बस थाम लिया। मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी पकड़ मुझ पर कितनी मजबूत है। मैं उसकी बाहों में थी और लगातार रो रही थी, और वो मुझे बस संभालने की कोशिश कर रही थी। पर मेरी आंखों के आंसू का भार इतना ज़्यादा था कि शायद धार्या की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने मुझे हौसला देते हुए जैसे तैसे कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश की और सोफे पर ले जाकर बिठाल दिया। और शायद मेरी हालत की गंभीरता को देखते हुए धार्या तुरंत दौड़कर किचन को ढूंढकर वो शायद पानी लेने गई थी। मैं देख सकती थी, पर मेरी सिसकियाँ रुकी नहीं रही थी। मैं बस रो रही थी, काँप रही थी। धार्या दौड़कर पानी लेकर आई और मुझे पिलाने की कोशिश करने लगी, पर पानी का एक घूंट तक मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। सब बस व्यर्थ था और मेरे आंसू। धारा ने तुरंत पानी का ग्लास वही टेबल पर रखा और एक बार फिर से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, कस कर गले लगा लिया, और मैं भी उसके सीने पर सर रखकर रोने लगी, जब तक कि धारा ने बहुत देर बाद मेरी पीठ को सहलाते हुए कहा, अनीश क्या हुआ है, हाँ इतना क्यों रो रही है, क्या हुआ है, मुझे बता क्या हुआ है। ये कहते हुए मुझसे पूछने लगी और मैं खुद को संभाल ही नहीं पाई। मैंने उसकी आंखों में देखा और रोते हुए कहा, मेरी नानी माँ गुजर गई। तारा माँ बहुत नानी माँ बहुत रो रही थी। तारा माँ बहुत परेशान थी।
पापा पापा मैं कैसे माँ को संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा धारिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैंने धारिया को गले लगाया और धारिया भी बस चुपचाप मेरी सिसकियाँ सुनने लगी, मुझे रोने देने लगी। उसने उसके बाद एक बार भी मुझे नहीं रोका क्योंकि शायद वो समझ गई थी मेरे अंदर का ये गुबार निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दर्द होते हैं जिनको आंसू ही सहारा दे सकते हैं, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। किसी अपने को खोना कितना गहरा कितना तीखा होता है तो वही समझ सकता है जिसने उसे खोया है। बाकी हौसला ही दे सकते हैं, और वो भी वही दे सकती थी ना, और दे रही थी। बीच बीच में मेरे पीठ को सहला कर मुझे हिम्मत देते हुए कह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये वो भी जानती थी और मैं भी कि चीज़ें इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, जाने वाली की कमी एक लंबे वक्त तक बनी ही रहती है और जिसे कोई नहीं भर सकता। पता नहीं कितना वक्त गुजरा होगा, पर शायद दोपहर हो गई थी और मेरी भी सिसकियाँ अब धीमी हो गई थी। धारा ने मुझे संभालते हुए कहा, हनीश कुछ खाया तूने? मैंने बस अपना सर झटक कर मना कर दिया क्योंकि खाना और अब ख्याल भी नहीं था। धारा ने कहा, देख अगर तू कुछ नहीं खाएगी तो चक्कर आ जाएंगे, थोड़ा सा खा ले। हाँ थोड़ा सा बस, हाँ ज़्यादा नहीं। ये कहते हुए धारा मेरी तरफ देखने लगी और मैं सिर्फ उससे मना करने लगी। मैंने कितना ही मना किया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। किचन में गई और पता नहीं क्या कैसे बस बना लाई मेरे लिए, रखा मेरी आंखों के सामने और ज़बरदस्ती मुझे खिलाया, क्योंकि वो जानती थी खाना भी ज़रूरी है मेरे लिए, वरना जैसा उसने कहा इतना रोने के बाद तबीयत ख़राब हो सकती थी। थोड़ा बहुत खाने के बाद मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, तू तू भी खा लेना। धारा ने कहा, नहीं मैं ब्रेकफास्ट कर आई थी। इसके बाद मैंने उस प्लेट को साइड किया और एक बार फिर से धारा के कंधे पर सर रख लिया और धारा सिर्फ मेरे पीठ को सहलाने लगी। उसके बाद हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, एक चुप्पी सी पसरी रही, लेकिन ये चुप्पी उतनी गहरी और डरावनी नहीं थी जितनी धारा के आने से पहले लग रही थी। ये घर अब काटने के लिए नहीं दौड़ रहा था, क्योंकि पता था वो मेरे पास है, वो मुझे संभाल लेगी। शायद इसी सुकून में पूरी दोपहर गुजर गई और शाम हो गई। शाम होते होते माँ पापा भी घर लौट आए थे और अब धारा को भी जाना था, क्योंकि धीमे धीमे कर दिन ढल गया था और घर लौटना ज़रूरी था। लेकिन फिर भी मुझे आखिरी में एक बार हक कर हौसला देकर धारा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने भी बस नोट कर दिया और उसके बाद धारा अपने घर लौट गई थी और मैं अपने कमरे में। लेकिन फिर भी एक अजीब सा सन्नाटा था उस दिन जो भरा ही नहीं। रात बहुत गहरी थी और मैं बस फिक्र में माँ की तरफ ही देखने लगी। उस रात जैसे कोई सोया नहीं था, यही कहा जाए सो भी गए थे तो नींद उतनी गहरी नहीं थी। बेचैनी थी जो पूरी रात हमें टटोलती रही और हम करवटें पलटते रहे। अगला दिन हुआ और शायद धारा स्कूल चली गई होगी। मैंने तो जाने से मना कर दिया था। उसने मुझसे पूछा था और मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं भी स्कूल जाऊं, और जाऊं भी कैसे, घर पर रुकना ज़रूरी था। पापा माँ को लेकर मामा के घर छोड़ने गए थे और मैं एक बार फिर से घर पर अकेली थी। उसके बाद दिन कहाँ बीता मुझे पता ही नहीं लगा, और होश जब आया जब कोई दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 4:30 हो रहे थे। कौन आया होगा? पापा तो काम से गए हैं और माँ। कुछ सोचकर मैं बस गेट पर चली गई और जब गेट खोला तो एक पल के लिए से चौंक ही गई थी, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि धारा खड़ी हुई थी, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। मैंने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? और धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुझसे मिलने आ नहीं सकती? और जहाँ तक मुझे पता है तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, है ना? पता नहीं उसे कैसे पता लगा। और उसके बाद वो घर के अंदर आ गई और मुझे सोफे पर बिठाकर पूछा, नहीं खाया ना? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, खाया था, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट। उसने कहा, सुबह? और अभी 4:30 हो रहे हैं अनीश, और इतने में तो तू 3 दफ़े नहीं 4 दफ़े खाना खा लेती थी, और अब? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। धारा ने कहा, ऐसा ही है। खैर बता, किचन में कुछ है या मुझे बनाना होगा? मैंने कहा, धारा तू रहने देना। पर वो कहाँ सुनने वाली थी। एक बार फिर से किचन में गई और मेरे लिए ना जाने क्या बना कर ले आई, और मैं और वो बस एक दूसरे के साथ बैठकर वहीं खा रहे थे। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ऐसे खाना मत इग्नोर किया कर, हाँ ये सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब मैं समझ रही हूँ बुरा हुआ है, पर खाना मस्ट है, वरना। मैंने कहा, हाँ समझ गई। धारा ने कहा, वैसे आंटी कब तक के लिए गई हुई हैं? मैंने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, 20 दिन के लिए। धारा ने कहा, क्या 20 दिन के लिए? और इसमें ये सब कुछ कौन करेगा? तुझे खाना बनाना आता है? धारा के सवाल पर मैं जैसे चुप हो जाती हूँ और नजरें। तभी धारा ने कहा, क्या खाना बनाना नहीं आता? मैंने कहा, इतना भी ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, माँ बनाने ही नहीं देती, वो किचन में जाने ही नहीं देती। धारा ने कहा, वाह मतलब हद है, सीरियसली। हाँ वो जाने नहीं देती, बनाने नहीं देती, तो फिर इन 20 दिनों में कैसे करेगी? और ऊपर से घर के बाकी काम भी होंगे। ये कहते हुए धारा मुझे डांट रही थी, समझा रही थी, फिक्र कर रही थी। उस पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए कहा, पापा है ना, सुबह खाना वो बना लेंगे और इतना काम तो मुझे करना आता है, घर संभाल लूंगी मैं। धारा ने कहा, हाँ वो तो तू बढ़िया संभाल ही लेगी। और अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी तो आने वाले हैं, उनका क्या होगा? मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने पढ़ाई पहले कर ली थी पूरी, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और तुम सब चीज़ों के बारे में मत सोचना। अब चीज़ें आ गई हैं तो हैंडल तो करनी ही होंगी ना।
इस बात पर धारा भी चुप हो जाती है और उसके बाद दिन कहाँ गुजर गया पता नहीं चला, पर शाम ज़्यादा हो गई थी। आज धारा को घर लौटते लौटते उसके पापा गेट पर खड़े थे। मैंने अंकल को नमस्ते किया और धारा उनके साथ बैठकर चली गई। पापा भी आ गए थे घर और मैं और पापा बस उस खामोशी में ही कहीं उलझ कर रह गए। अगला दिन हुआ और एक बार फिर से धारा घर के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेले नहीं, अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर। मैंने उसकी तरफ देखा और धारा की तरफ देखते हुए कहा, तू सूटकेस, ये क्या हो रहा है? धारा ने अपने सूटकेस को अंदर करते हुए कहा, मैं यहाँ रहने आई हूँ 20 दिन के लिए। मैंने कहा क्या? ये कहते हुए जैसे मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वो सच कह रही थी। उसने वहीं सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या आंटी नहीं है और तुझे हेल्प की ज़रूरत होगी? इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी? थक जाएगी, इसीलिए मैं आ गई हेल्प करने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में? और घर पे मतलब अंकल और आंट तेरे घर पर? धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे फिक्र मत कर, बल्कि पापा ने ही तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया ना, तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि मुझे यहाँ का रहना चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ अपने बैग के साथ, और अब हम दोनों मिलकर 20 दिन तक साथ रहेंगे। उस पल जब धारा ने मेरी आंखों में देखकर ये कहा था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरा दिल उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। पर इतना था कि हाथ से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी और हाथ पाँव जैसे ठंडे से पड़ गए थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था जो शायद मेरी आंखों में नजर आ रहा था, और धारा ने उसे महसूस कर लिया। इसीलिए उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद ऐसा था उसके उस कुछ कहने में कि दिन कहाँ गुजर गया पता ही नहीं लगा। वैसे तो उसके साथ कभी वक्त का पता ही नहीं लगता था, पर आज दिन और जितने दिन चल रहे थे मेरी ज़िंदगी में, इन पिछले कुछ 2 दिनों में आज का दिन थोड़ा सा ठीक ठाक था। रात हो गई थी और हम दोनों ही अलग अलग जगह पर लेटे हुए थे। वो बात अलग है कि शायद धारा को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जगह बदली हुई थी, और मेरा तो सर दर्द से फट रहा था क्योंकि 2 दिन से नींद पूरी नहीं हुई थी, और आज भी नींद के दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। घड़ी में एक बार टाइम देखा और फिर धारा की तरफ देखा, फिर धीमे से पुकारते हुए कहा, धारा। मेरी एक ही आवाज़ पर उसने जवाब दिया, मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, नींद नहीं आ रही तुझे भी? धारा ने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, नहीं यार, नहीं आ रही, शायद जगह बदली है ना इसलिए। मैंने कहा धारा ने कहा, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तेरा तो घर है ना ये। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद सर में दर्द हो रहा है इस वजह से। धारा ने कहा, सर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, हाँ यार, मेडिसिन खाई है पर असर ही नहीं हो रहा, दर्द बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये कहते हुए मैंने अपना सर पकड़ लिया था और धारा मेरी तरफ चिंता से देखने लगी। पता नहीं मेरे मन में उस दिन क्या आया, मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, क्या तू थोड़ी देर मेरा सर दबा देगी? मेरे कहने भर की देर थी कि धारा मेरे सिरहाने बैठी हुई थी और मेरे सर को अपने उन धीमे हाथों से दबा रही थी। धारा तो पूरी मेहनत कर रही थी, पर मेरे सर का दर्द इतना था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना सुकून था ना चैन था, बस बेचैनी हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी लेकिन कोई आराम नहीं। धारा ने कहा, हनीश अभी कुछ कम हुआ? मैंने धीमे से कहा, नहीं यार, बहुत दर्द हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा। और पता नहीं अगले ही सेकंड मुझे महसूस हुआ कि धारा की वो उंगलियां जैसे मेरे बालों में घूमने लगी और मैं एक पल से चौंक गई। वो छुअन थोड़ी अलग थी। धारा ने कहा, रिलैक्स हो जा। मेरी माँ कहती है कि इस तरीके से अगर बालों को सहलाओ तो सर दर्द में आराम मिलता है। तो बस अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर मेरे हाथों को। ये कहते हुए उसने धीमे धीमे कर अपने हाथों की छुअन का जो है एहसास कराया। पता नहीं क्या, पर जो सुकून मिलता चला गया, एक सुकून जो बस फैल गया मेरे पूरे शरीर में, और आगे कब भारी हो गई पता ही नहीं चला। देखते ही देखते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला, लेकिन महसूस हो रहा था कि धारा लंबे वक्त तक मेरे सर को दबाती रही है, बालों में अपना हाथ फिराती रही है, लगभग 1 घंटे तक तो रही होगी। लेकिन ये भी महसूस हुआ था कि मुझे तो नींद आ गई थी, लेकिन धारा को शायद नींद नहीं आई थी। ये बात उसकी वो दबी दबी आंखें सुबह सुबह बता रही थी। मैं उससे पूछना चाहती थी पर उसने मौका ही नहीं दिया, और सुबह इतनी जल्दबाजी थी कि बस हम स्कूल के लिए भाग गए। माँ बाप सच में कैसे काम संभालते हैं और हमें स्कूल भेजते हैं, शायद इन कुछ दिनों में मुझे समझ में आने वाला था। घर के काम को ख़त्म कर स्कूल जाना, और फिर एक अजीब सी हेडक सी लगी रहती थी। और ऊपर से हम दोनों को साथ देखकर अक्सर लोग सवाल पूछ लिया करते थे कि हम दोनों इस तरीके से साथ क्यों आ रहे हैं। पर मेरे जवाब देने से पहले ही धारा एक्सपर्ट के पास कोई ना कोई बहाने रहते ही थे। वो मुझ पर सवाल आने ही नहीं देती थी और उससे पहले ही अपनी कहानियाँ बनाना शुरू कर देती थी, और लोग उसकी कहानियों में ऐसे फंसते थे कि फिर निकलना तो लगभग नामुमकिन ही था। सच में उसके चाम से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि ये तो आजकल मैं खुद महसूस कर रही हूँ ना, हर रोज़ उसके और करीब और गहरे रिश्ते में डूबती जा रही हूँ। एक खिंचाव है उसके अंदर जो मुझे बस उसकी तरफ खींच रहा है। और इन कुछ दिनों में जब से वो घर रहने आई है तब से तो और ज़्यादा। और इन कुछ दिनों में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, जैसे एक नई धारा से मुलाकात हुई हो। पहले मुझे लगता था कि उसकी कॉपीज़ हमेशा इनकम्प्लीट इसलिए रहती है क्योंकि वो एक लेज़ी पर्सन है, या उसकी हैंडराइटिंग मैसी इसलिए है क्योंकि उसे लिखना पसंद नहीं है। पर नहीं, ऐसा नहीं था।
धारा सच में एक अलग ही इंसान थी। मतलब वो लेज़ी नहीं थी, बल्कि वो मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। एक्सरसाइज करना, अपनी रेगुलर बेसिस डाइट पर रहना और दिन रात एक अलग ही जुनूनियत में रहना। पढ़ाई और एक्सरसाइज को संभालना आसान नहीं होता। उसका खेल के प्रति एक जुनून था जो मुझे साफ नजर आता था। एक दिन थक कर वो बैठी हुई थी और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुझे खेलने का इतना शौक है? धारा ने कहा, शौक नहीं, सपना समझ ले। मैंने कहा, सच में? उसने कहा, खेलना मुझे अच्छा लगता है और खेलने के लिए एक अच्छा शरीर होना चाहिए, तो मेहनत तो करनी ही होगी ना। वैसे भी एक ड्रीम है जिसे पूरा करना है। मैंने कहा, वो सच में? तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई क्यों कर रही है? क्योंकि जो लोग खेलते हैं उन्हें इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत। तभी उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तू भी क्या सोच रखती है? पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, क्यों नहीं? CDS का एग्ज़ाम देना है मुझे और वहाँ तो पढ़ाई लिखाई चाहिए ही होगी ना। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, CDS? उसने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ CDS और स्पोर्ट्स, ये दोनों ही है मेरे ड्रीम और इन्हीं के लिए मुझे मेहनत करनी है। ये कहते वक्त धारा की आंखों में एक अलग ही चमक देखी थी मैंने, और ये चमक मुझे उसकी मेहनत में भी नज़र आती थी जो वो हर रोज़ करती थी, और मैं बस इसे उसे देखकर खो जाती थी। मैंने धारा की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुझे आर्मी ऑफिसर बनना है? धारा ने भी मेरी तरफ देखते हुए कहा, आर्मी ऑफिसर ये एम है मेरा। मैंने कहा, वाह, सपना तो बहुत अच्छा है। धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और तेरा सपना क्या है? ये मत कहियो डोरेमोन देखना, क्योंकि तू हर रोज़ डोरेमोन देखती है। ये कहते हुए मुझे चिढ़ाने लगी और मैंने अपना मुंह सुखेड़ कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। धारा ने कहा, हनीश तू सच में एक बच्ची है, बच्ची, तेरी हरकतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। बता ना, तेरा क्या एम है? मैंने उसकी तरफ देखा और जैसे खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, अगर बोलूँगी तो तू हंसेगी। धारा ने कहा, अरे नहीं हंसूंगी, पक्का। पता क्या ड्रीम है? मैंने कुछ सोच कर कहा, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। धारा ने कहा, क्या? मैंने कहा, अरे वैसे नहीं, मतलब मुझे बस कुछ ऐसा करना है जिससे मैं बच्चों से कनेक्टेड रहूं, कुछ ऐसा जिससे। धारा ने कहा, वाह, तेरा ड्रीम तो बहुत अच्छा है अनीश, बिल्कुल तेरी तरह क्यूट, स्वीट एंड लवली। ये कहते हुए धारा से मुस्कुरा जाती है, पर मैं महसूस कर सकती थी वो मुझे चिढ़ा नहीं रही थी, वो जेन्युइनली खुश थी मेरे लिए, बिल्कुल जैसे मैं खुश थी उसके लिए। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को बांटा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची रही थी जो हमारे अंदर हमने एक दूसरे के साथ ना बांटी हो। ये 20 दिन ऐसे थे कि हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे जिसके पीछे लौटना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। माँ घर लौट आई थी, लेकिन वो बस अब खुद में ही रहना चाहती थी, शांत, बिल्कुल शांत, क्योंकि उन्होंने जो खोया था उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने भी माँ को ज़्यादा परेशान नहीं किया। वो कुछ दिनों के लिए अपनी ही दुनिया में थी और मैं अपनी दुनिया में और ज़्यादा गहराती जा रही थी, और वो दुनिया थी धारा के साथ। टीनेजर लाइफ। कहते हैं इस समय इंसान के जहन में पंख लगे होते हैं, उसका दिल बहुत मचलता है, कभी किसी पर तो कभी किसी की चाहत रखता है, आंखों में नए नए सपने बुनते हैं, कभी पूरी दुनिया को जीतने की चाह होती है, और कभी एक ही इंसान में पूरी दुनिया दिखने लगती है। ये टीनेजर लाइफ जितनी कंफ्यूजिंग होती है उतनी जुनूनियत से भरी होती है, और एक बार जब कोई शख्स जुनूनियत बन जाता है ना, तो फिर ये दिल उसी की तरफ दौड़ता भागता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे समय भागता है। ये टीनेजर लाइफ की एक और खासियत है, या ये कहूँ हद से ज़्यादा बुरी बात है, कि यहाँ समय बहुत जल्दी दौड़ता है, बहुत जल्दी। जैसे हमारे साथ हुआ, अभी तो लगा था कि 11th क्लास में मैं एक झल्ली सी लड़की से टकराई थी और एक ही झटके में हम 12th में आ गए। न सिर्फ 12th में आए, वक्त भी बहुत तेज़ भागने लगा। पर इस वक्त में मैं अकेले नहीं भाग रही थी, मेरे साथ भाग रही थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक ऐसी पर्सन जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है धारा। हम लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे, ग्राउंड में एक दूसरे को ही जैसे ताक रहे थे। अब मुझे बोलना अच्छा लगता था, लोग मुझे सुनते थे, जब वो मुझे देखते थे तो एक अजीब सा सुकून मिलता था, पहले की तरह घबराती नहीं थी। और ख़ासकर जब मेरी और धारा की आंखें टकराती थी तो ऐसा लगता था दुनिया ही थम गई है, यह दुनिया दुगनी तेज़ी रफ्तार से दौड़ रही है। पर दौड़ते दौड़ते अचानक एक दिन जैसे सब कुछ रुका हुआ सा महसूस हुआ, क्योंकि इन सब में मैं ये तो भूल ही गई थी कि हम 12th में आ गए हैं, तो वेकेशन भी तो होना होगा, समर वेकेशन, जिसका शायद मैं पहले कभी इंतज़ार किया करती थी। आज मुझे ये चीज़ मनहूस लग रही थी। एक महीने दूर धारा से, कैसे, क्यों? आंखों में जैसे आंसू ही आ जाते अगर सब लोगों की आवाज़ सुनाई ना देती। पर कहते हैं उदासी में अपनी खुद की एक चुप्पी होती है, एक शोर होता है, और उसे वही इंसान भांप सकता है जो आपके दिल के करीब होता है। और इस वक्त मेरे दिल के करीब तो एक ही शख्स था, और वो धारा थी। वो बात अलग है कि मुझे धारा की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था, और सच कहूँ तो मुझे मेरी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता था। सब कुछ बहुत कन्फ्यूजिंग था, लेकिन मेरी उदासी को भांप कर वो मेरे सिरहाने आकर बैठ गई और धीमे से मेरी तरफ देख कर बोली, क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस 1 महीने की छुट्टी है। उसने कहा, तो ये तो अच्छी बात है ना? मैंने कहा, क्या अच्छी बात है? हम 12th के स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट हमें तो बुलाना चाहिए ना, आई मीन इतना इंपॉर्टेंट ईयर। धारा ने कहा, सच में? क्या तुझे वेकेशंस पसंद नहीं है?
मैं उसे कैसे बताऊं कि वेकेशंस तो एक अलग बात है, मुझे तुझसे दूर जाना पसंद नहीं है। वही है ना, हम इंट्रोवर्ट्स बोल नहीं पाते और सब कुछ अपने दिमाग में बस ज़ोर ज़ोर से चीखने लगते हैं। मैं भी वही कर रही थी, नहीं कह पाई और सिर्फ अपनी उंगलियों से खेलने लगी। और मेरी बेचैनी शायद उसके कानों में गूंज गई थी, इसीलिए उसने मेरे हाथों को देखा और पता नहीं कब मेरी उन लड़ती हुई उंगलियों को एक दूसरे से अलग किया। सच कह रही हूँ, उस पल ऐसा लग रहा था दिल निकल कर ही मेरे मुंह में आ जाएगा, इतनी तेज धड़क रहा था। और वो बस अनजानों की तरह मेरी उंगलियों को सुलझाते हुए अपनी उंगलियों से उलझाने लगी और मैं हिकटक उन हाथों को देखने लगी जो अब जुड़ गए थे, मेरे और उसके हाथ। सच कहूँ, उस वक्त उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। बहुत अच्छी फीलिंग थी। जिस तरीके से मैं उन हाथों को देख रही थी, उस तरीके से धारिया भी देख रही थी, मैं देख सकती थी। और पता नहीं, कुछ सोच कर मैंने हम दोनों के हाथों को मेरी गोद में रख लिया और फिर अपने दूसरे हाथ से उन हाथों को छिपा लिया, जैसे कि मैं इस पूरी दुनिया से धारिया को छिपाना चाहती थी अपने अंदर। अपने इस दोस्ती से बड़े एहसास को सिर्फ उसके साथ बांटना चाहती थी, पर कैसे नहीं पता, इसीलिए उसे भी छुपा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि इन हाथों को छुपा लिया। कितनी देर तक हम वहाँ बैठे रहे हमें नहीं पता। कहते हैं कभी कभी खामोशी भी बहुत सुकून देती है, और इस वक्त शायद ऐसा ही था। हम दोनों के बीच में पसरी हुई वो खामोशी दोनों को ही सुकून दे रही थी, पर सुकून एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है और अब वक्त आ गया था। बेल बजी और बेल का इशारा साफ था, 1 महीने की छुट्टियाँ। मैं देख सकती थी अपनी उन आँखों से कि बच्चे कितने खुश हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोक क्रैक कर रहे हैं। पर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं था। ये बच्चे कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म से जान निकाल ली हो। और ये चीज़ शायद धारिया को पता लग गई थी, क्योंकि वो मुझे देख सकती थी कि मैं उठकर अपनी बस में नहीं जा रही हूँ जो मेरा इंतज़ार कर रही है। इसीलिए आखिरी में वो खुद मुझे खींच कर मेरी सीट पर बिठा कर आई और मेरी आंखों में देख कर कहा, पता भी नहीं लगेगा तुझे ये वक्त कहाँ गुजर जाएगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकें और 12th की रेस में दौड़ सकें। उसका ये कहना था और मेरा सिर्फ उसे देखना। और जैसा उसने कहा, सही था, वक्त दौड़ा था। इस पूरे 1 महीने में जो मैंने सोचा था कि बहुत बुरा जाएगा, इतना बुरा भी नहीं गया, क्योंकि मैं और वो और ज़्यादा एक दूसरे के साथ फ़ोन कॉल्स करने लगे। मैं उसके फ़ोन कॉल्स का और ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करने लगी, और जब वो नहीं फ़ोन कॉल करती थी तो मैं ही कर लेती थी, कभी बहाना बनाकर तो कभी बिना बहाने के। ये बहाने ढूंढना भी कितना मुश्किल काम है ना, क्योंकि जब मुझे नहीं मिलते हैं बहाने तो मैं बस सिर्फ फ़ोन को ही ताकती रहती थी कि क्या सोच कर तुम्हें कॉल करूँ, क्या सोच कर। कभी कभी लगता है यार, हम जैसे लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मतलब सिंपल सी फीलिंग को समझने में 10 जन्म लगा देते हैं, फिर समझ आ जाए तो कहने में 1000 बार नहीं लाख बार सोचते हैं, और सोचने के बाद भी हम कह नहीं पाते, बिल्कुल मेरी ही तरह। पर कभी कभी हमारे दिल की बेचैनी भी हमसे कुछ करा देती है, जैसे कि आज का दिन। 1 महीने के बाद स्कूल जाने की एक्साइटमेंट शायद मेरी आंखों में नजर आ रही थी। मैं इतनी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि एक पल के लिए तो माँ ने भी रुक कर देखा, पर कुछ कहा नहीं, तो अपने काम पर चली गई। और मैं जल्दी से बैग पैक कर कर अपनी चोटी बनाते हुए नीचे उतरी, जल्दी से नाश्ता खाया और दौड़ते हुए बस में जाकर बैठ गई। सच बता रही हूँ, दिल की धड़कनें बस से भी ज़्यादा तेज़ थीं और मन में सिर्फ एक ही बात, आज धारिया से मिलूंगी, आज उससे मिलूंगी, आज मैं उससे मिलूंगी। ये बात बस रटते हुए बस रुकी। मैंने अपना पैर नीचे रखा और पूरे ग्राउंड में एक ही जगह पर अपनी नज़रों को घुमाया जहाँ अक्सर धारिया और उसका पूरा ग्रुप खड़ा रहता था। आज भी उसी लोकेशन पर, उसी पॉइंट पर वो सब थे, पर मेरी निगाह सिर्फ एक शख्स पर थी और वो थी धारिया। मुझे नहीं पता उस पल मेरे अंदर क्या उठा था, कौन सी एनर्जी ने मेरे अंदर जगह ली थी, और मैं इतनी बोल्ड हो गई थी कि बस दौड़ कर जाकर मैंने उसे हक कर लिया। उस पूरे फ्रेंड सर्कल में एक पल के लिए से चुप्पी छा गई हो, पर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि ये मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है अभी। मेरे एक्शंस का असर शायद धारिया की आंखों पर भी नजर आ रहा था, क्योंकि वो भी मुझे चौंक कर देख रही थी। पर मैं तो अपनी ही दुनिया में थी जहाँ मेरा दिल बागी हो गया था, बागी पूरी तरीके से। और इन अगले कुछ दिनों में ये और ज़्यादा बागी होने लगा, जब मुझे ये महसूस होने लगा कि शायद धारिया भी मुझे किसी और नज़रों से देखने लगी है। वो नज़रें जो हमेशा से दोस्ती के बारे में चीखती थी, उन नज़रों में कुछ और पनपने लगा है, कुछ और पैदा हो गया है। अक्सर जब भी हम दोनों की आंखें टकराती थीं, जैसे हम दोनों ही एक दूसरे के अंदर खो जाते थे या एक दूसरे के और ज़्यादा हो जाते थे। मैं चुप रहती थी, पर मेरी आंखें बोलती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आजकल धारिया की आंखें बोलने लगी थी। और हमारी आंखों की ये जो सुगबुगाहट थी, ये शायद औरों को भी महसूस होने लगी थी, पर सब चुप थे, या ये कहूँ मुझे ही किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक इंसान को सुनना था, और वो थी धारिया। कहते हैं जब दिल के जज्बात अंगड़ाइयाँ लेते हैं, असर करते हैं, तो हमारा शरीर हरकत करता है, कभी कभी बिना बताए, तो कभी कभी चीख कर सब कुछ करता है।
और उस दिन मुझे नहीं पता वो चीख कर था या बिना बताए, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैथ्स क्लास चल रही थी और सर हमेशा की तरह बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब जल्दी जल्दी वक्त गुजरने लगा था। 2 महीने हो चुके थे स्कूल खुले हुए और सबके चेहरे पर, दिमाग पर बोर्ड की टेंशन थी। पर लगता है धारा के मन में कुछ और चल रहा था। वो किसी और चीज़ में डूबी हुई थी। मैं महसूस कर सकती थी कि पिछले कुछ दिनों से वो शांत है ज़्यादा ही, और आज तो कुछ। मैं उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर मैंने अपने सवाल पर कॉन्सेंट्रेट किया। अब दरअसल आलम यूँ था कि मैं लेफ़्ट हैंडेड थी, तो हमेशा खिड़की के सिराने बैठा करती थी, और धारा राइट हैंडेड थी, तो वो मेरे बगल में ही बैठती थी। और लिखते वक्त अक्सर हम दोनों के हाथ टकराते थे। आज भी टकरा रहे थे, और पर आज टकराते टकराते कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। एक पल में ही जैसे धारा ने मेरे हाथों को थाम लिया कसकर, और मैं सिर्फ चौंक गई और उसकी तरफ देखने लगी, और वो हम दोनों के हाथों की तरफ। मैंने पूछने की भी कोशिश की कि क्या हुआ, पर चुप ही रही, क्योंकि अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है जब भी वो मेरा हाथ थामती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर उसे क्या लगता है, सच बताऊं तो ये पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, जेलसी होती है जब वो मेरे अलावा किसी और का भी हाथ पकड़ती है, तो लगता है कि उसके लिए आम है। लेकिन कभी कभी खास भी महसूस होता है, जैसे कि आज हो रहा था। जिस तरीके से धारा मेरे और उसके हाथों को देख रही थी, और फिर देखते ही देखते उसने अपना सर वहीं डेस्क पर झुका लिया। एंड तब मुझे थोड़ा अजीब लगा, और इसीलिए कंसर्न में मैंने पूछा भी, हे आर यू ओके? धारा ने भी धीमे से जवाब दिया, आई एम ओके। पर डेफिनेटली वो ओके नहीं थी, क्योंकि मैं महसूस कर सकती थी। और ये महसूस करना तब और ज़्यादा बढ़ गया जब देखते ही देखते अचानक से उसने मेरे हाथ पर किस कर लिया। दैट वॉज द मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ। क्या था ये? मैं अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, सच में, क्योंकि झटका लगा था मुझे। पर उसने मेरा हाथ इतनी कस कर पकड़ रखा था कि मैं चाह कर भी उसे हिला नहीं सकती थी, और कुछ पल के बाद मैं हिलाना भी नहीं चाहती थी, जैसे उस पल मैं कैद हो जाना चाहती थी उसके साथ। कभी कभी कहते हैं एहसास, जज्बात को अल्फाज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद अपनी जगह हमारे अंदर बना लेते हैं। पर उस वक्त मैं चाहती थी कि अल्फाज मिले उस एहसास को जो मेरे अंदर पनप रहे हैं, मुझे बेचैन कर रहे हैं। मैं एकटक खुद हाथों की तरफ ही देखने लगी, और धारा ने अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, कॉन्सेंट्रेट करना, सवाल चल रहा है। मैं ठीक हूँ, ये कहते हुए उसने तो कह दिया था कि कॉन्सेंट्रेट कर, पर गॉड डैम इट, कैसे कॉन्सेंट्रेट करूँ? हाँ, दुनिया हिल चुकी है मेरी, दिल काबू में नहीं आ रहा है, धड़कन इतनी तेज़ है कि लग रहा है अभी के अभी निकल कर बाहर आ जाएगी। और वो कह रही है कॉन्सेंट्रेट कर। नहीं कर पाई, पूरी क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। एकटक सिर्फ देखती रही उन हाथों को जिन्हें जोड़कर उसने अपनी गोद में रख रखा था, ऐसे जैसे कोई ट्रेजर को संभाल रही हो, कोई बहुत कीमती चीज़ है जिसे उसे बस थाम कर रखना है। और मुझे बस एकटक उस पर निगरानी रखनी है। वक्त गुजरा, पीरियड ख़त्म हुआ, सर चले गए, पर मैं और वो अभी भी जैसे उसी लम्हे में अटके हुए थे, खामोश, चुपचाप। उस दिन हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों के अंदर एक तूफान उठा हुआ था। मैंने इंतज़ार किया शाम को कॉल आने का, पर धारा का कोई कॉल नहीं आया, और मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा पनप रही थी। रह रहकर बस वही किसका ख्याल आ रहा था। वो छुअन बहुत अलग थी। कई बार मैंने अपने हाथों को भी देखा, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पर्श, वो टच अभी भी वही है। धारा की वो उंगलियां अभी भी मेरी उंगलियों से उलझी हुई हैं, और अभी भी उसने उन्हें अपनी गोद में रखा हुआ है संभाल कर। अगला दिन हुआ, और मैं धारा की तरफ देखने लगी, जो आज चुप सी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या किया था कल तूने? उसने मेरी तरफ देखा, और फिर जैसे अनजान बनते हुए कहा, क्या किया था कल मैंने? धारा का इस तरीके से अनजान बनना, हमेशा हाथों को पकड़कर छोड़ देना, और ऐसा व्यवहार करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। और आज तो और ज़्यादा बेचैनी जैसे सर पर चढ़ी हुई थी, और ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने सब तरफ देखा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, पर मैं यहाँ बात करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने धारा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उस खाली कॉरिडोर में ले गई। वहाँ उसे खड़ा किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है? धारा ने भी मेरी तरफ देखा, और जैसे एक बार फिर से अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, क्या? मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, कल किसी ने किसी को किस किया था। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, जवाब था मैं नहीं जानती, पर मेरी आंखों को देखकर धारा की निगाहें भी मेरे ऊपर ठहर गई थी, और उसने एक बार फिर बेबाकी से कहा, हाँ किया तो था। मैं थोड़ा सा चौंकी ज़रूर थी। ये इंसान इतने इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, क्या इसे इस बात का मतलब नहीं पता? हाँ, किसी को इस तरीके से किस करना नॉर्मल नहीं होता क्या? ये बात ये नहीं। पर मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? क्योंकि यही तो सबसे बड़ी वजह थी जिसे मैं जानना चाहती थी, क्यों? मुझे लगा था धारा हंसेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, और ये कहेगी, इतनी त्रासी बात पर तो सेंटी क्यों हो रही है, तो सीरियस क्यों हो रही है, बस जस्ट। लेकिन जो उसने कहा, उसने तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकाल दी, एकदम मेरी आंखों में देखते हुए
हर चीज़ को रोकते हुए उसने बेबाकियत से कहा, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। एक मिनट, क्या कहा इसने? पसंद? सच बता रही हूँ, उस वक्त ऐसा लगा जैसे दुनिया हिल गई है। मैं अंदर तक झकझोर दी गई हूँ। हाथ पांव कांप रहे थे मेरे और होठों से सिर्फ एक ही बात बाहर निकली, तू भी पसंद करती है? तो उसने मेरी तरफ देखा और जैसे चौंकते हुए पूछा, तू भी का मतलब क्या? मतलब तू? ठीक है, तो जैसे वो भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये एक इनडायरेक्टली सा कन्फेशन ही तो था हम दोनों के बीच में, जहाँ हम दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेकर एक्सप्रेसिव हो रहे थे। एक दूसरे से ये कह रहे थे कि हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, दोस्त की तरह नहीं, कुछ और है जो हम दोनों के बीच में पनपने लगा है। और उस दिन के बाद से तो ये और ज़्यादा गहरा होने लगा। हम दोनों के सपने, हकीकत, हर जगह जैसे उस खिलते हुए इश्क का पहरा होने लगा। हाँ, इश्क ही तो था जो खिल रहा था, धीरे धीरे पनप रहा था हम दोनों के बीच में। कभी उन लंबे लंबे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो रात तक चलते थे, कभी उन बातों के ज़रिए जो हम दोनों के बीच में बस चुपचाप से कह दी जाती थी, कभी उन आँखों के शोर में जो इतना तेज़ हुआ करता था कि दुनिया बस शांत हो जाती थी, शांत, और सिर्फ हमारा दिल धड़कता हुआ सुनाई देता था, धक धक धक। इस तरीके से ही वक्त भी धड़कता हुआ सुनाई देने लगा, गुजरने लगा। कभी हमें बताकर तो कभी बिन बताए ही बहुत आगे बढ़ चुका था। और हमारा नॉन ऑफिशियल वाला कन्फेशन शायद कन्फेशन की डगर पर चल पड़ा था। ऐसे ही मेरा बर्थडे आ गया, मेरा बर्थडे। आज से पहले मैं शायद इसके लिए कभी इतनी एक्साइटेड नहीं हुई और वेट करने लगी। ठीक 12 बजे धार्या ने अपनी चहकती हुई आवाज़ में मुझे विश किया एंड आई स्वेयर, आज से पहले अपना बर्थडे इतना अच्छा कभी लगा ही नहीं। सुबह हुई, इंतज़ार करने लगी, पर धार्या जैसे कहीं अलग ही जोन में थी, नजरें चुरा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बस क्लास में ही बैठी रही। और रिसेस हो चुका था, सब लोग नीचे चले गए थे और मैं बस खिड़की से बाहर ताक रही थी। तभी महसूस हुआ किसी की आहट की। पहचानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एहसास ज़्यादा पहचानने लगे थे आजकल एक दूसरे को, और मेरे पीछे धार्या थी, मुझे पता था। लेकिन मैंने अपनी नज़रों को नहीं खोला और उसने हल्के से मेरे कंधे पर टैप करते हुए कहा, हे यहाँ क्या कर रही है? मैंने भी धीरे से जवाब दिया, बैठी हूँ। धार्या ने कहा, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों? मैंने अपने आप को थोड़ा सा सेटल डाउन किया एंड फिर कुछ सोच कर कहा, मन नहीं है। धारा ने कहा, कुछ हुआ है क्या? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ होना ज़रूरी है, पर हाँ शायद तुझे अब मेरी याद नहीं आ रही, जब तो सुबह से एक बार भी मुझे नहीं देखा। मेरी आवाज़ में नाराज़गी शायद धारा ने पहचान ली थी, इसीलिए अगले सेकंड वो मुस्कुरा जाती है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच में? तू जानती है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरी बस लेट हो गई थी असेंबली में, इसी वजह से सुबह सुबह ध्यान नहीं रहा, और मैं कुछ कर रही थी। मैंने उसकी तरफ जैसे एक लुक दिया हो। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, क्या कर रही थी? उसने जैसे अपने हाथ में कुछ इशारा करते हुए कहा, तेरे लिए एक्चुअली। मैंने कहा, अरे यार नहीं ना। जैसे वो समझ गई थी कि मैं कोई गिफ्ट लेना नहीं चाहती, इसीलिए उसने मुझे चुप करते हुए कहा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे पता था तू ऐसे ही नखरे करेगी, इसीलिए कुछ बहुत स्पेशल लेकर आई हूँ तेरे लिए, और अब तू मना नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने मेरे हाथ में एक एनवलप रख दिया था। मैं मना कैसे कर सकती थी उसे? हाँ, उसकी तो सारी बातें जैसे आजकल हुक्म की तरह हो गई थी, चाहूँ भी तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो बस उस एनवलप की तरफ अपनी निगाहों को रख कर बैठी रही। और उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा सुनना। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ कहना है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या? दारा ने मेरी आंखों में जैसे डूबते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, रियली रियली हैप्पी बर्थडे। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, और इस गिफ्ट के लिए भी थैंक यू सो मच। क्या मैं इसे खोलूँ? पर इससे पहले कि मैं उसे खोल पाती, धारा ने तुरंत मेरे हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, अभी नहीं, शाम को जब घर जाए तब। उसकी बातों में कुछ था और मैं बस ठहर गई और नोट करते हुए कहा, ठीक है। कुछ पल के लिए हम दोनों बस शांत बैठे थे। खामोशी अच्छी लगती थी हम दोनों के बीच में, शब्दों की ज़्यादा ज़रूरत। मैं इससे पहले अपने ख्यालों में ज़्यादा डूब पाती। धारा ने एकदम से मेरी तरफ देखते हुए कहा, सुन। मैंने कहा, उसने कहा, एक्चुअली ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहने के लिए थोड़ा सा जतन कर रही है। धारा को नर्वस होते हुए बहुत कम देखा होगा मैंने, पर अभी से देखकर ऐसा ही लग रहा था। मेरा दिल भी पता नहीं क्यों बेबाक सा धड़क रहा था, तेज, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कुछ तो। तभी अचानक से धारा ने वो कहा जिसे सुनने का सपना सा हो गया था मेरा, मेरी आंखों में देखते हुए, थोड़ा सा सहरते हुए, धीमी आवाज में, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू अनीश। थैंक गॉड मैंने कह दिया। मैंने सुना था शायद धारा ने ऐसा ही कुछ कहा था, और वो बस अपनी उन टिमटिमाती हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी आंखें खुद ब खुद भरने लगी। ये पहली बार था जब कन्फेशन हुआ था।
इससे पहले जो हुआ था वो नॉन ऑफिशियल था ना। हाँ, रिश्ता बहुत गहरा हो गया था, पर कभी कभी किसी रिश्ते पर स्टैंप लगाना ज़रूरी सा हो जाता है। कुछ एहसासों को अल्फाज देना जैसे जैसे चाहत सा हो जाता है, और मैं बस सुनना चाहती थी उसके मुंह से। इसीलिए मेरे खुद के मुंह से एक एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं आया। और मुझे इस तरीके से चुप देख कर धारा ने कहा, क्या है ऐसे, क्या देख रही है? हाँ, अपना रिप्लाई दे। मैंने कहा क्या? धारा ने कहा, तू भी बोल। मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी नहीं, मुझे एम्बेरस फील होगा। धारा ने कहा, क्या सच में? मैं इस चीज़ की बोलने के लिए कब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तू भी बोलना यार, तभी तो। मैंने कहा ओके ठीक है, सेम टू यू। धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा? सेम टू यू? सच में? नहीं, मुझे सुनना है। जैसे मैंने कन्फेस किया बिल्कुल वैसे ही, अगर तू भी मुझसे प्यार करती है तो। मैंने कहा हे, मैं तुमसे प्यार। मेरा इतना ही बोलना था कि धारा की आंखों की चमक जैसे बढ़ गई और मैं खामोश हो गई। अजीब है ना कि ताकि दिल के अंदर जो एहसास इतने महीनों से अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, उसे जब बोलने का वक्त आया तो होठ जैसे काँप गए हैं। अजीब सी ससरी सी दौड़ रही है शरीर के अंदर। सिर्फ इतना ही तो कहना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिल की ही तो बात बतानी है, पर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? धारा ने कहा, बोल ना अनीश, मेरे डोरेमोन, एक बार तो बोल प्लीज़। वो कहने लगी और मेरी घबराहट जैसे बढ़ने लगी, जिसे खुद धारा ने पहचान लिया था। इसीलिए अगले ही सेकंड उसने मेरे उन कांपते हुए हाथों को पकड़ लिया और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, सांस ले, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। पर मुझे उससे जवाब देना था, इसीलिए अगले ही पल मैंने एक गहरी सांस ली, फिर आंखों को खोला और धारा की उन्हीं चमचमाती हुई आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू टू, आई लव यू टू धारा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई और वो मेरे अंदर और मैं उसके अंदर डूब गई। कितना खूबसूरत लगता है ना जब इजहार दोनों तरफ से हो, प्यार दोनों तरफ से हो, एहसास दोनों तरफ से हो। और उन्हीं एहसासों को संभालते हुए मैं बैठी हुई थी। शाम हो गई थी, लेकिन कन्फेशन जैसे अभी भी कान में गूंज रहा था। और धारा का गिफ्ट जो मेरे हाथों में था, जैसा उसने वादा लिया था, मैंने भी शाम को ही गिफ्ट खोला। और खोलते ही जैसे मेरी आंखें अपने आप ही नम हो गई, क्योंकि खूबसूरत हैंड राइटिंग में धारा ने अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में एक ब्यूटीफुल सा नोट लिखा था। कैलीग्राफी, उसे कैलीग्राफी करना पसंद था। हाथ से पहले इतना लंबा तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन छोटे छोटे नोट्स वो मुझे देती रहती थी। शायद वही हमारी लव लैंग्वेज थी, एक दूसरे को नोट्स पास करना। हर इस बार लव लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी हो गई और मेरी आंखें नम, लेकिन फिर भी मैंने कांपते हुए से उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। हैप्पी बर्थडे माय लव, गॉड ब्लेस यू एंड बी हैप्पी ऑलवेज। I want that you will be a successful person in your life. God give you all happiness, all things which you desired, which you deserved. I'm hoping and praying for your better and beautiful future. I know sometimes I'm too difficult to handle. Sometimes I'm irritate you to the worst. But trust me, I can't live without you. You become a life for me. You are special, magical, rare, unique, and I don't know. You know what? I'm so lucky to have you in my life. And when I'm with you, I don't want to limit myself. You are the greatest treasure of my life. Without you, I'm nothing. I'm nothing. I love you. I love you, Anish. I love you so much. इतने खूबसूरत अल्फाजों को पढ़ने के बाद भी अगर मेरी आंखों में आंसू ना और मैं रोऊं ना, तो अनीश कैसी है ना। आई कांट एक्सप्लेन कि उस दिन मैंने उस लेटर को कितनी दफ़ा पढ़ा और उसे हर बार पढ़कर बस आंखों से आंसू बहते रहे। पर ये आंसू दिल के थे और दिल तक ही पहुंच रहे थे। मुझे नहीं पता, बस ऐसा लगा कि उस लम्हा मैं पूरी हो गई हूँ। आई मीन दैट वाज सो ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उसकी तरह से शब्दों में बांध सकती ही नहीं हूँ, इसीलिए वही किया जो कर सकती थी। कांपते हुए जैसे तैसे कर अपना फ़ोन उठाया, उसका नंबर निकाला और एक ही रिंग में उसने फ़ोन उठा लिया, जैसे फ़ोन के इंतज़ार में ही बैठी थी। धीमी आवाज़ में कहा, हेलो। उसने भी कहा मैंने कहा धारा। उसने जैसे चहकते हुए कहा, तूने पढ़ा? कहना तो चाहती थी बहुत कुछ कि पढ़ा मैंने, तू इतना कैसे, आई मीन बहुत कुछ था कहने के लिए, पर एग्जैक्ट बात ना कर मैंने ये कहा जो उसे चिढ़ाने में शायद मदद करेगा। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी तेरी, आज मुझे पता चला तू क्लास में टॉप कैसे करती है। और मेरा ये सवाल सुनने के बाद मुझे पक्का पता है धारा का मुंह कैसा बना होगा, और शायद मैं यही तो चाहती थी, इसीलिए हंस रही थी। और अगले ही सेकंड धारा की वो चिड़चिड़ाती हुई आवाज़ आती है, अच्छा डोरेमोन। फिर क्या था, मेरा हंसना शुरू हुआ या उसका पता नहीं, लेकिन हम लोग दोनों ही तरफ से हंस रहे थे। लिटरली 4 दिन तक मैं उसी खुमार में रही। 4 दिन के बाद जब मैं स्कूल पहुंची तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आई मीन
धारा जो कभी छुट्टी नहीं करती थी आज एब्सेंट थी और मेरी निगाहें सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। ढूंढे भी क्यों ना, अभी भी तो प्यार का परवान चढ़ा है और इश्क की खुमारी दोनों के सर पर छाई हुई है। कहाँ है? इन्फॉर्म भी नहीं किया और घर पहुंचते के साथ ही सबसे पहले मैंने वही किया, बैग रखा और तुरंत धारा को कॉल डायल किया। उसने भी फ़ोन उठा लिया था। मैंने कहा हेलो, स्कूल क्यों नहीं आई? स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए था मुझे उससे, और वो जैसे आनाकानी कर रही थी, इधर उधर बातें घुमा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने थोड़ी तल्ख आवाज़ में कहा, मैंने कुछ पूछा है धारा, क्यों नहीं आई? मेरी आवाज़ के अंदर शायद गुस्सा और बेचैनी उसने भांप ली थी, इसीलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख अनीश, मैं बताऊंगी पर तू ओवर थिंक नहीं करेगी, प्रॉमिस कर। मुझे थोड़ा अजीब लगा और बेचैनी से और ज़्यादा बढ़ गई थी। घबराहट भांप ली थी उसने, इसीलिए उसने कहा हे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा धारा सच बता क्या हुआ है? और उसने फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, एक्सीडेंट हुआ है छोटा। मैं चिल्लाने ही वाली थी, क्या एक्सीडेंट? तभी उसने मुझे शांत कराते हुए कहा, मैंने कहा ना ओवर थिंक नहीं करेगी, मेरी बात को ध्यान से सुनेगी। ऐसा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ स्कूटी से जा रही थी और गिर गई। मैंने कहा गिर गई? हाँ सच में? चोट उसे नहीं मुझे लगी हुई है, इसी का तो नतीजा था। फ़ोन रखते के साथ ही ना आओ देखा ना ताओ, माँ को बस बताया और भागते हुए उसके घर पहुँच गई। हाँ मैं उसके घर पहली बार था। ऐसा सच मुझे जाना तो पहली बार ही था। लोकेशन ज़्यादा कोई खास पता नहीं थी, पर अंदाज़ा था उसका घर कहाँ होगा और अंदाज़ा सही भी निकला। मैं उसके घर के बाहर खड़ी थी, दरवाज़ा पीटा और अगले सेकंड वो मेरे सामने थी, टूटी फूटी हालत में। सच बता रही हूँ, उस दिन उसका दर्द उससे ज़्यादा मुझे महसूस हुआ था। तभी मेरी आंखें भर आईं और एक झटके में मैंने उसे सिर्फ अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पागल लड़की, तूने कहा छोटी चोट है। और उसने सिर्फ हाँ भरते हुए कहा, अनीश। मैं थोड़ी काँप गई और दूर होते हुए कहा, तूने तो कहा था छोटी चोट है, पर तुझे तो इतनी जोर से चोट लगी हुई है कि तू। उसने कहा, हे मैंने कहा ना छोटी चोट है, बट तू मुझे इस तरीके से जकड़ेगी अपनी बाहों में तो ऑफ कोर्स दर्द तो होगा ना। देख तूने यहाँ टच किया था, नहीं है? तो वो ड्रामेटिकली मुझे दिखाने लगी और मैं सिर्फ उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। उसने कहा, सच में यार कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था। मैंने कहा, तू गाड़ी लेकर गई क्यों जब चलानी नहीं आती? तो धारा ने मुंह बनाते हुए कहा, किसने कहा मुझे चलानी नहीं आती? मैं गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी हूँ। मैंने कहा, अच्छा तुझे लाइसेंस मिल गया? उसने कहा, अरे गाड़ी चलाने के लाइसेंस की ज़रूरत थोड़ी होती है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, अरे मतलब चौराहे तक ही जाती हूँ मैं, बहुत दूर नहीं जाती, और वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर पापा गाड़ी ले लेते हैं जब ना पुलिस वगैरह खड़े हो तो। ठीक है, तो वो बस अपनी बातें सुनाने लगी और मैं उसे घूर कर देखने लगी। ऐसे ही थी वो, झल्ली, पागल, दुनिया की परवाह ना करने वाली, खुद में रहने वाली, अपने खुद के रूल्स बनाने वाली और किसी की ना सुनने वाली। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मेरा हाथ थाम कर चल रही है तो कितने लोग उसे देख रहे हैं। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारी पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं। पर मैं ऐसी नहीं थी। मैं थोड़ी सिहर जाती थी जब भी कोई मुझे घूर कर देख लेता था, अपना हाथ पीछे खींच लेती थी जब निगाहें हम दोनों के जुड़े हुए हाथों पर आकर ठहर जाती थी। मैं बस पीछे हो जाती थी जब भी कोई हम दोनों के रिश्ते के बारे में पूछ लेता था, खासकर हमारे मैथ्स टीचर। शायद उन्हें कुछ महसूस हो गया था, आई डोंट नो, लेकिन वो जिस तरीके से हमें दिखते थे मुझे हमेशा एक अजीब सी घबराहट होती थी। इसीलिए मैं जितना हो सके धारा से दूर रहने की कोशिश करती थी, पर उसे ये बात नहीं समझ आती थी। वो झल्ली थी, लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका डर था मुझे। उन्होंने कह ही दिया, तुम दोनों तो पक्का शादी ही करोगी, है ना? हमेशा एक दूसरे के साथ साथ घूमती रहती हो। आई डोंट नो उस पल मुझे कैसा लगा था। ऐसा लगा जैसे कि रियलिटी हिट हुई है। एक थप्पड़ सा था जो बस काल पर आकर लगा और एक डर था जिससे मैं बस कांप गई थी। इसीलिए मैं बस दूर हो गई, धारा से दूर 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 जाने लगी। और ये चीज़ धारा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैंने हाथ पीछे खींच लिया। उसने मुझे बुलाने की कोशिश की तो मैं बस आगे बढ़ने लगी। और एक बार फिर मैंने वो सुना जिसे मैं सुनने से बहुत डरती थी, और वो थी धारा की गुस्से भरी आवाज़। तो उसने मेरा नाम पुकारा और अगले ही पल वो मेरे सामने खड़ी थी और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या था ये? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस हमें थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। उसने चिढ़ते हुए कहा, दूर दूर रहना चाहिए? सच में? हाँ, और क्यों? मैंने कहा, यार सब लोग देखते हैं। धारा ने कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? धारा हम दोनों ही लड़की। उसने कहा, अच्छा तो अब तुझे प्रॉब्लम लगने लग गया है? मैंने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर बस कोई चीज़ है हम दोनों के बीच में रहे तो ये ज़्यादा अच्छा। धारा ने कहा, फॉर गॉड डैम इट, ये सब कुछ हम दोनों के बीच में ही है, और जो बाहर भी देख रहा होगा ना उसे सिर्फ ये लग रहा होगा कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं क्या? फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते? हाँ, कि फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ नहीं बैठते? तो ऐसा क्या है जो उन लोगों को देखकर लगेगा कि हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप से अलग कुछ है? ऐसा क्या है जो उन्हें दिखाई देगा और मुझे नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो वे धारा की आवाज़ के अंदर गुस्सा साफ था। शायद इतने दिनों का गुबार था जो मेरी हरकतों की वजह से उसके अंदर उभर आया था। क्योंकि चाहे मैं हमेशा कितनी ही नज़रअंदाजगी कर लूँ, पर शायद धारा हर चीज़ पर नज़र रखती थी। उसे महसूस होता था जब मैं पीछे हटने की कोशिश करती थी या लोगों की नज़रों से छुपने की कोशिश करती थी या फिर उसे दूर करती थी। और आज ये दोनों चीज़ हम दोनों के बीच में आ गई थी। पहली बार हम दोनों के बीच में इतना गंदा झगड़ा हुआ था, इतना गंदा कि 2 दिन तक इसका असर रहा था। मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की उस तक पहुँचने की, पर वो तो जैसे बस दूर ही होती चली गई मुझसे।
2 दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 साल की तरह हैं। उसका मुझसे रूठना एक अलग दर्द था और मेरी तरफ ना देखना एक अलग ज़ख्म। मैंने कोशिश की मनाने की जितनी मैं कर सकती थी, इतना ही आता था मुझे, पर वो तो जैसे फूल कर कुप्पा हो गई थी। मेरी तरफ एक नज़रें तो दूर, मुझसे बस दूर भाग रही थी और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझसे दूर जाए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, धारा प्लीज़ यार ऐसा मत करना। हाँ, तू नाराज़ क्यों है? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या अभी ये बताने की ज़रूरत है? उसकी आंखों में नाराज़गी साफ थी और मुझे पता था इसकी वजह मैं हूँ। इसीलिए मैंने धीमी आवाज़ में कहा, यार तू जानती है ना ये सब। तभी उसने एक तेज़ आवाज़ में कहा, हाँ मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ, एक स्कूल ही तो होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और उसमें भी तो उस तरीके की अगर हरकतें करेगी तो। मैंने कहा, यार मैं क्या करूँ, सब लोग देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा, अच्छा अब तुझे सबकी परवाह होगी, एक काम कर, तू सबकी ही परवाह कर, तू मेरी परवाह छोड़, तू सबकी परवाह कर, एक काम कर, तू इन सब के साथ ही रह। उसकी आवाज़, उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हे इस बात का क्या मतलब है? तू सुन रही है तो खुद क्या कह रही है? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छे से सुन रही हूँ, पर तुझे समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो लोग हमें देखेंगे, ये होगा। मैंने कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? धारा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चूज़ कर सकती है मुझ में और लोगों में से किसी एक को, नज़रअंदाज कर सकती है उन सभी निगाहों को और सिर्फ मेरी आंखों में देख सकती है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ तेरी ही आंखों में तो देखती हूँ मैं। धारा ने कहा, तो फिर तुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है लोगों की? मैंने थोड़ा सहमते हुए कहा, क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ। धारा ने कहा, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ मेरे डोरेमोन। उसकी ये बात थी और शायद मुझे एहसास हुआ कि वो थोड़ा सा पिघल गई है। उस दिन हमारा झगड़ा थोड़ा शांत तो हुआ था, लेकिन मेरे अंदर कुछ कर गया था। मुझे धारा की बात समझ आने लगी थी कि रिश्ते अगर दोनों तरफ से बराबरी के हों तभी चल सकते हैं, वरना दरार आ जाती है। ऊंच नीच या मनमुटाव आने में वक्त नहीं लगता, और मुझे कोई मनमुटाव नहीं चाहिए था, खासकर उससे तो बिल्कुल नहीं। एक दिन हम ऐसे ही ग्राउंड में बैठे हुए थे और घास उखाड़ रहे थे, तभी उसने अचानक से मेरी तरफ देखते हुए कहा, हनीश। मैंने कहा उसने कहा, तो मुझे इतना पसंद क्यों करती है? ये सवाल थोड़ा सा अजीब था, शायद इसका जवाब मेरे पास खुद भी नहीं था। उसने कहा, बता ना, क्यों पसंद करती है? मैंने उसकी तरफ देखा और थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, शायद इसलिए क्योंकि तू डोरेमोन की तरह गाना गाती है। नहीं सॉरी, डोरेमोन तो मैं हूँ, जियान की तरह फटे सुर में गाना गाती है, जिसका कोई ना सर होता है, ना ताल, ना पैर, ना। उसने जैसे मेरी तरफ मुँह बनाते हुए कहा, रहने दे दूँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ये कहते हुए मैं उसे बताने लगी। उसे नहीं, उस दिन मैं खुद को बता रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने इतनी गहराई से इस सवाल के बारे में सोचा था। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, एक पल भी पता नहीं लगा कि ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई। मुझे तेरा ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आने लगा, जिस तरीके से तू अपनी शर्ट की स्लीव्स को रोल करती है, मेरा दिल जैसे बस अटक जाता है उसके अंदर। धारा जैसे मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तू मुझे छोड़कर मेरी स्लीव्स ने तेरा ध्यान मेरी तरफ खींचा? हाँ, इसका मतलब तू मेरी बॉडी से ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे नहीं। धारा की आवाज़ के अंदर एक मजाकिया लहजा था, मैं पहचान गई थी, इसीलिए मैंने भी मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तेरी बॉडी भी तो तेरी ही है ना। ये कहते हुए मैं उसकी आंखों में देखने लगी और वो मेरी आंखों में। फिर धारा ने मेरी आंखों में ही डूबते हुए कहा, पर ये शरीर मेरा नहीं है, सिर्फ ये रूह है जो मेरी है। उसकी बातों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, जो शायद मुझे उस पल समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने बस ऐसे ही कह दिया। इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें? धारा मैच्योर? धारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ और गहरी बात करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं मैच्योरिटी की कोई सीमा नहीं होती। मैंने तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत कम उम्र में मैच्योर होते हुए देखा और ऐसी बातें करते हुए देखा है जिस पर तुम यकीन करने के लिए एक बार ज़रूर आतुर होगी कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तू कर रही है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। धारा ने कहा, क्या तू भी सवाल का जवाब देने की बजाय बातों को घुमा रही है? सिर्फ इतना ही तो पूछ रही हूँ कि क्यों करती है मुझे इतना पसंद, कोई तो वजह होगी ना मुझे पसंद करने की। ये कहते हुए धारा ने मेरी तरफ देखा जैसे कि वो जवाब जानना चाहती है, उसके अंदर एक भूख है जवाब जानने की और मुझे उसे जवाब देना चाहिए, है ना। मैंने फिर से धारा की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझे पसंद है, तेरी सुंदर हैंड राइटिंग मुझसे पसंद है, तेरी हैंड राइटिंग में लिखे हुए वो खूबसूरत से हैंड रिटन नोट्स मुझे बहुत पसंद है। एक एक नोट्स को इकट्ठा कर रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तू बीच क्लास में मेरा हाथ थाम लेती है तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है और सच बताऊँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। तेरी बकबक से हमेशा मुझे चिढ़ होती थी, पर अब इसी बकबक से जैसे प्यार हो गया है। तुझे सुनने का, तुझे बस सुनते रहने का ही इस मन को जैसे एक चस्का चढ़ गया है। तेरा सबकी बेपरवाह होकर मदद करना,
हर चीज़ में बेपरवाही ढूंढना, अपनी धुन में रहना, हवा की तरह चलना, खुशबू की तरह महकना, ये सारी चीज़ों में मेरा मन अटक गया है। फिर तेरा किसी से ना डरना, ग्राउंड पर रिस्क लेने से कभी पीछे ना हटना, हमेशा एक ब्रेवरी दिखाना, वैसा इंसान बनना जैसे मैं कभी हो नहीं सकती थी। तुझे तुझे में देखकर मुझे किसी और का मेरे उस अक्स का एहसास होता है जो मुझसे थोड़ा दूर है। तभी धारा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, कम ऑन यार, तू तो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडर एस्टिमेट नहीं, पता है मैं क्या हूँ और तू। तभी धारा ने कहा, मैं क्या हूँ। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड फाइटिंग गर्ल। उसने जैसे हंसते हुए कहा, अरे यार, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तेरे अंदर अपनी है, मेरे अंदर अपनी है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए थोड़ी बनाया गया है। तेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर नहीं है। तू सॉफ्ट स्पोकन है, तू। तभी मैंने कहा, इंट्रोवर्ट हूँ। उसने कहा, तो क्या हुआ, ये तेरी पर्सनैलिटी है जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी है ज़्यादा बोलना। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों की और दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं करती। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि उनके रूल्स क्या हैं, मैं बस अपने रूल्स पर चलती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तभी मैंने धीमे से कहा, और मेरे जैसे। धारा ने कहा, तेरे जैसे लोग हैं यार। और वैसे भी कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। हम लोग एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। वरना सेम चॉइस वाले लोग कितने दिन तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हाँ, बोर नहीं होंगे। और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू ज़्यादा बोलती है या कम, या लोगों को तू किस तरीके से देखती है। वैसे नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो तेरी प्रेफरेंसेस हैं, तेरी चॉइसेस हैं, और तेरी चॉइसेस मेरे लिए उतनी मैटर करती हैं जितनी कि होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं तेरी चॉइसेस की वजह से तुझे सिलेक्ट नहीं कर रही, चूज़ नहीं कर रही। मैं बस तुझे तेरे लिए चूज़ कर रही हूँ। और ये इतना मुश्किल है क्या समझना? तो आज के बाद खुद को इस तरीके से कंपेयर बिल्कुल मत करना मेरे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के हैं, और हमें एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं बनना है, ओके? तो हम लोग ऑपोजिट हैं, इसीलिए अट्रैक्टेड हैं, ओके? ये कहते हुए धारा ने मेरी तरफ देखा, और पता नहीं उसके शब्दों में क्या था, लेकिन वो बात जैसे मेरे दिल में बहुत अंदर तलक बैठ गई थी। हम दोनों एक दूसरे के पास शायद इसलिए हैं क्योंकि एक दूसरे से जुदा हैं। हम लोग एक दूसरे को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमारी चॉइसेस अलग हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे के साथ हैं। यही तो मैटर करता है, दैट्स ऑल। सही कहा धारा ने, यही है, सिर्फ यही है। और मैं इसी में बस बहुत खुश हो गई। बेल बजी और हमें क्लास में जाना था। पीरियड ख़त्म हो चुका था और देखते ही देखते हमारा एक सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया। हाँ, विंटर वेकेशन आ गए थे और दिल की धड़कन जैसे 2-4 हो रही थी। हर बार छुट्टियों को आना ज़रूरी है क्या? और अब तो हमारी 12th के एग्ज़ाम है, तब भी छुट्टियां देना ज़रूरी है क्या? कि स्कूल वालों को ज़रा परवाह नहीं है कि छुट्टियां नहीं देनी चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए? ऐसे बहुत सारी शिकायतें थी और हर बार की तरह मैं मुंह बनाकर बैठी हुई थी। धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तू फिर से सैड हो गई? मैंने कहा, नहीं यार, पर ये छुट्टियाँ क्यों आती हैं? धारा ने हंसते हुए कहा, ताकि हम लोग चार्ज हो सके। और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं तो और ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाती हूँ, तेरे बगैर कैसे दिल लगेगा मेरा? धारा ने कहा, कम ऑन यार, अब इतना भी ज़्यादा सेंटी मत हो, और लग जाएगा दिल। दिल का क्या है, मन करे तो कॉल कर लियो। वैसे भी आजकल तो फ़ोन है ना हमारे पास, और हमारे लॉन्ग मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स। ये कहते हुए मुझे याद दिलाने लगी और मैं बस ना चाहते हुए भी हंस जाती हूँ। सही ही कहा था उसने, दिल तो लगाना पड़ेगा, पर कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 दिन हुए थे विंटर वेकेशन को, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सदियाँ हो गई हैं उसकी आवाज़ सुने हुए। हाँ, इन 5 दिनों में उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। मन तो बहुत कर रहा था उसे सुनाऊँ, लेकिन फिर और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने वो किया जो करना चाहिए था, और वो था बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर से उसके घर पर या कहा जाए उसके गेट पर आकर खड़े हो जाना। बैल बजाई तो सामने से दरवाज़ा उसी ने खोला, और एक पल के लिए मुझे देखकर वहाँ चौंक गई। उसने कहा, तू यहाँ? मैंने उसे मुँह बनाते हुए कहा, क्यों, नहीं आ सकती क्या? उसने संभलते हुए कहा, नहीं आ सकती है ना। और मैं उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर गई और आंटी की तरफ देखते हुए कहा, तुझसे कौन मिलने आया है? मैं तो आंटी से मिलने आई हूँ। आंटी कैसी हो आप? ये कहते हुए मैंने बस आंटी को हक कर लिया था और वो बस दूर से मुझे देख रही थी। कुछ देर के बाद आंटी शायद किचन में नाश्ते के लिए चली गई थी, और मैं अंदर कमरे में आ गई जहाँ धारा बैठी हुई थी, गुमसुम सी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में तो मुझे देखकर खुश नहीं है? उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए वो मेरी तरफ आगे बढ़ती है और मैं एक पल के लिए ठहर जाती हूँ इतनी सारी ट्रॉफीज़ को देखकर। माय गॉड, ये सब कुछ धारा की थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तेरी? उसने कहा, हाँ बस। मैंने कहा, वाह यार, तो सच में एक्सीलेंट यार, रियली, इतने सारे ट्रॉफीज़, इतने सारे मेडल्स, तो सच में चैम्पियन है। ये कहते हुए मैं बोले जा रही थी, पर इस बात पर ध्यान ही नहीं किया कि आज धारा हद से ज़्यादा चुप है। और जब मैंने ये देखा तो एक पल के लिए मैं ठहर गई। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? उसने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई यार, वो चले गए तो मन बहुत उदास हो गया है। 1 महीने से जैसे उनके रहने की आदत सी हो गई थी। भाई, धारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को प्यार करती है ना, मेरे बात नहीं, सबसे ज़्यादा किसी को अपना मानती है ना, तो उसके भाई ही हैं। हर चीज़ में कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। अनीश, तुझे क्या हो गया है? मैंने हल्के से अपने सर पर टपली मारी और धारा की तरफ ध्यान गड़ाते हुए कहा, अच्छा भाई चले गए, कितने दिन के लिए? धारा ने और ज़्यादा मायूस होते हुए कहा, पूरे 6 महीने के लिए। मैंने कहा, क्या 6 महीने के लिए? धारा ने कहा,
6 महीने के लिए चले गए यार। वो सच में बहुत उदास थी और मुझे कुछ सूझा नहीं, इसीलिए मैंने बस उसे हक कर लिया। और एक पल के लिए जैसे हम सब के बीच में सब कुछ ठहर गया हो। मैं महसूस कर सकती थी कि धारा जैसे मेरी बाहों में पिघल सी रही है और मैं उसकी तरफ और ज़्यादा झुक रही हूँ। तभी धारा ने एकाएक हम दोनों को दूर करते हुए कहा, यार इस तरीके से अकेले में हक मत किया कर। मैंने थोड़ा ठहरते हुए कहा, पर क्यों? धारा ने कहा, यार सबके बीच में रहे तो ठीक रहता है। मैं खुद को कंट्रोल कर पाती हूँ, पर जब तू इस तरीके से अकेले में हक करती है तो मुश्किल। मैंने कहा, तो क्या ज़रूरत है खुद को कंट्रोल करने की? मेरी ये बात सुनकर वो एक पल के लिए रुक गई थी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने थोड़ा उसकी तरफ और बढ़ते हुए कहा, क्या ज़रूरत है खुद को कंट्रोल करने की? एटलीस्ट अकेले में तो हम एक दूसरे को कंट्रोल ना करें। मेरा भी मन करता है तुझे हक करने का, तुझे। जैसे ही मैंने कहा धारा ने मेरी तरफ देखा और मैं जैसे बस और ज़्यादा धारा की तरफ अपने आप को खिंचता हुआ महसूस करने लगी। ऐसा हो रहा था हमारे बीच, पहली बार नहीं था ऐसा जो हमने ये अट्रैक्शन महसूस किया हो। बहुत बार ऐसा हुआ था जब भी मैं धारा की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भी मन करता है। धारा ने कहा, किस चीज़ का मन? मैंने और ज़्यादा उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तुझे किस करने का? ये कहते हुए मैं उसे शायद किस कर ही लेती उस पल, अगर वो खुद को पीछे ना खींचती। एक पल के लिए मैं चौंकी थी और मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ तुझे? तभी धारा ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। हमें किस नहीं करना चाहिए हनीश। मैंने थोड़ा सा चौंकते हुए कहा, पर क्यों? हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, इतने महीने हो गए हैं एक दूसरे के साथ रहते रहते, अब तो कन्फेस भी कर दिया है, तो किस क्यों नहीं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था धारा का इस तरीके से मना करना। ऑफ कोर्स बात ये नहीं थी कि मुझे किस करना चाहती थी, बस बात ये थी कि वो नहीं करना चाहती थी। और ऐसा क्यों? ये चीज़ मुझे परेशान कर रही थी और ये चीज़ उसने देख ली थी मेरी आंखों में, इसीलिए उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है अनीश और हम लोग अभी भी टीनेजर्स हैं। और मैं बस चाहती हूँ कि हमारा ये जो मतलब पहला जो किस होना वो उस पर्सन के साथ हो जो हमारा लाइफ लॉन्ग सोलमेट हो। लाइफ लॉन्ग सोलमेट, इस बात का क्या मतलब है? मैं तुरंत धारा की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या हम लाइफ लॉन्ग सोलमेट्स नहीं हैं? मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे, मुझे एहसास हो गया था और कहीं ना कहीं धारा को भी। मेरी आंखें भी उफन रही हैं, इस बात को भी उसने भांप लिया था, इसीलिए उसने मेरे कंधों को थामते हुए कहा, हनीश अभी दुनिया बहुत बड़ी है और हम दोनों को भी बहुत कुछ देखना है। अभी हम बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहीं सिमट कर रह गया हो, अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और ये सब कुछ उसके साथ ही अच्छा लगता है, इसके साथ शादी हो। मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, तो तुझे लगता है कि हमारा रिश्ता कभी शादी तक पहुंच? तभी धारा ने कहा, कम ऑन अनीश यार, बच्चों की तरह बातें मत कर। हम दोनों लड़कियां हैं क्या, तू भूल गई है? और तूने कभी देखा है ऐसे 2 लड़कियों को इस तरीके के रिश्ते में होते हुए? तभी मैंने कहा, देखा है 2 लड़कियां? ये बात तुझे अब समझ आ रही है, मतलब इतने महीनों के बाद? धारा ने कहा, ऐसा नहीं है अनीश, मैं बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रही हूँ हम लोगों के बारे में। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, पर तुझे तो दुनिया की कोई परवाह नहीं थी ना? हाँ, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग किस तरीके से क्या? तभी धारा ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, ऑफ कोर्स आज भी नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उस सोसाइटी को परवाह है। और अगर मेरे पेरेंट्स को कोई परवाह होगी तो डेफिनेटली मुझे भी वो फिक्र होगी ना हनीश। हाँ, बी प्रैक्टिकल। उसकी ऐसी बातें थी जो पता नहीं क्यों मुझे पर अंदर से झकझोर गई थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कहूँ समझ नहीं आया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो हम शादी नहीं करेंगे, और वैसे मेरे लिए शादी करना इतना ज़रूरी नहीं है धारा ने कहा, तेरे लिए नहीं होगा यार, मेरे लिए भी नहीं होगा, पर माँ बाप के लिए, उनके लिए तो ज़रूरी होता है ना। सोसाइटी में रहकर कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फॉलो करना पड़ता है, तो मतलब ये सब कुछ? धारा ने कहा, ज़्यादा मत सोच यार, वैसे भी अभी तो बहुत कुछ देखना है ना। हाँ, हम अभी इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? और तू रो क्यों रही है? हाँ, ठीक है। तो उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे और उसे तुरंत साफ करते हुए कहा, रो मत यार, ये तो सिर्फ एक बात थी ना, बी प्रैक्टिकल, बी स्ट्रांग। और मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, यार मैं सच बताऊँ ना, तो मैंने सुना है जब हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुद के लिए स्टैंड ले सकते हैं। हाँ, हमारे पेरेंट्स को भी। तभी धारा ने कहा, पेरेंट्स को? यार ये कोई स्टैंड लेने या फिर फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने वाली बात है ही नहीं, ये बात है बस। मैंने कहा, क्या बात है? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जेंडर की। ये कोई कास्ट रिलीजन नहीं है जिसको लेकर हम अपने माँ बाप को मना लेंगे। ये जेंडर, 2 सिंगल 2 सेम जेंडर। जितनी ज़्यादा धारा बोल रही थी उतनी ज़्यादा मेरी घुटन बढ़ती जा रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सिर्फ बात है और ये कभी ना कभी हम दोनों के बीच में उठनी ही थी और मुझे सेंसिबल होकर इस पर बात करनी चाहिए। और धारा सही ही तो कह रही है, बहुत सारे आयाम हैं जो हमें छूने हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, सोचनी होगी, और हम छोटे हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा हैंड जैसे हिल गया था धारा की इस बात पर। ऐसा लग रहा था एक हकीकत है जो हम दोनों के सामने आ गई है, बीच में आ गई है, जो अच्छी नहीं है, घुटन दे रही है, ऐसा अंदेशा दे रही है कि हम लोग अलग हो जाएंगे, कभी साथ नहीं रह पाएंगे, और भविष्य में अगर हम साथ नहीं रहेंगे। ये ख्याल ही मुझे डराने के लिए काफ़ी था, मेरे अंदर एक घुटन पैदा करने के लिए काफ़ी था, और मुझे ये घुटन नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैंने तुरंत धारा की तरफ देखते हुए कहा, किस मी,
और मेरा कहना था और धारा रुक गई बोलते बोलते। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हनीश। मैंने तुरंत उसकी तरफ दोबारा देखते हुए कहा, प्लीज़ किस मी। उस वक्त मेरी आंखों से जैसे आंसू बह रहे थे और वो आंसू उसके दिल पर भी असर कर रहे थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हनीश। वो कह तो रही थी लेकिन अगले ही पल उसने मेरी तरफ अपने आप को झुकाया और मेरे फॉरहेड पर किस कर दिया। वो किस बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था, मैं महसूस कर सकती, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिला। बेचैनी और बढ़ती गई और आंसू और ज़्यादा लुढ़कते गए। धारा ने धीरे से मेरे उन आंसुओं को भी चूम लिया और मैं सिहर गई उसकी बाहों में, क्योंकि छुअन आंखों से होती हुई होठों पर पहुंच गई थी। उसने मेरे होठों को छुआ था और मैं, ऐसा लगा जैसे मेरी रूह को छू लिया हो। वो कोई पैशन से भरा हुआ या फिर लस्टफुल किस नहीं था, वो बस एक ब्यूटीफुल एहसास था, किसी अपने को अपने के छूने का, रूह से रूह तक पहुंचने का एहसास। उस छुअन के साथ ही धारा मुझसे अलग हुई और मेरे आंसू को पोंछते हुए कहा, इतना इमोशनल मत हुआ कर हनीश, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुझे मजबूत होना होगा। चीज़ों को इस तरीके से रोकर हैंडल नहीं किया जा सकता, वरना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही इमोशनल, तुझे पता है ना। धारा ने कहा, पर तुझे मजबूत बनना होगा, समझ आ रहा है। पता नहीं वो मुझे नसीहत दे रही थी या सलाह या फिर भविष्य का थोड़ा सा अंदाज़ा, कुछ तो दिया था उसने उस दिन जो मुझे समझ नहीं आया था, क्योंकि मेरे जहन में तो सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी ना कि हम भविष्य में साथ नहीं रह सके तो लाइफ लॉन्ग सोलमेट और ये सब कुछ था। अगर मैंने उस समय ध्यान दिया होता तो शायद उस दिन धारा ने कुछ ऐसा कहा था जो मुझे भविष्य के लिए प्रिपेयर कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, 12th के एग्ज़ाम बहुत 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 करीब आ गए, इतने करीब कि हम लोग ऑलमोस्ट बोर्ड देने बैठ ही गए थे। समय रफ्तार से भाग रहा था, नहीं दौड़ रहा था, और उसके पीछे हम दौड़ रहे थे, कभी खुद को संभालते हुए, खुद में डूबते हुए, खुद को भापते हुए, लड़ते झगड़ते, हंसते मुस्कुराते, प्यार में डूबते हुए, प्यार से उफनते हुए और एक दूसरे को और ज़्यादा समझते हुए हमने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए। एंड ऐसा लगा जैसे कि सीने से एक बोझ उतर गया हो। आखिरी एग्ज़ाम देने के बाद जितनी खुशी थी एग्ज़ाम ख़त्म होने की, उतनी ज़्यादा उदासी भी थी। एक डर था जो पनप रहा था, क्योंकि एक बार फिर से छुट्टियां पड़ने वाली थी, हराम देने के लिए हम जैसे स्टूडेंट्स को। पर मुझे हराम नहीं करना था, मुझे धारा के साथ। पर मैं हर बार बच्चों की तरह जिद तो नहीं कर सकती ना, हर बार छुट्टियां पड़ने पर रो तो नहीं सकती ना। पर धारा मुझे जानती थी, इसीलिए उसने मुझे सिर्फ हक करते हुए कहा, फिर उदास है। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन 3 महीने का गैप। उसने कहा अरे ऐसे ही गुजर जाएगा वक्त, वैसे भी मैंने कुछ सोचा है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वो क्या? धारा ने कहा, क्यों ना हम लोग कुछ नया सीखें, आई मीन कुछ न्यू स्किल्स पर काम करें, इससे हम कुछ सीख भी पाएंगे और कुछ अर्न भी कर पाएंगे। कुछ अलग, हमेशा से नया। धारा के पास ऐसे ही होता था और मैं चौंक जाती थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और उसका क्या मतलब है? धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे इसका मतलब ये है कि काम करेंगे, कुछ ऑनलाइन कोर्स सीखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग कुछ इनकम जनरेट कर पाएंगे। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैंने कहा इतनी सी टाइम में इनकम जनरेट करने की बात, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? उसने कहा, हे उम्र कुछ भी नहीं होती, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए क्या कोई एज सर्टिफिकेट चाहिए होता है? उसकी बातें हमेशा से इतनी ही मैच्योर होती थी, वो बहुत दूर का सोचती थी और मैं हमेशा सिर्फ उसके पास तक ही रह जाती थी, क्योंकि मेरी दुनिया तो वो थी ना और उसकी दुनिया में बहुत कुछ, और मेरी दुनिया तो सिर्फ वही थी। उसके सपने बहुत बड़े थे और मेरे सपने, जैसा कि धारा ने सोचा और कहा मुझसे, मैंने वही किया। हम लोगों ने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। उस वैकेशन के अंदर हम लोग अपने स्किल्स पर काम करने लगे और धारा तो हमेशा से थी ही हर चीज़ को सीखने में माहिर। 2 महीने में वो एक्सपर्ट हो गए और यहाँ तक कि वो कुछ इनकम भी जनरेट करने लगे। मैं खुश थी उसके लिए, और उससे भी ज़्यादा खुश थी हमारे स्कूल खुलने के लिए, नहीं कॉलेज, अब तो कॉलेज में आ गए हैं ना हम, रिजल्ट आने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं एक्साइटेड थी, खासकर सबसे ज़्यादा उससे मिलने के लिए, क्योंकि इन पूरे 3 महीनों में हम एक दूसरे से मिले नहीं थे ना। क्यों नहीं मिले? ओ सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, लॉकडाउन, एक और चीज़ भी तो घटी थी इन सब 3 महीनों के अंदर। एक भयंकर बीमारी ने पैर पसारे थे, ऐसे कि पूरे देश को बांध कर रख दिया था, सबको उनके घर के अंदर कैद कर दिया था, और मैं और धारिया कोई अलग थोड़ी ही थे। पहले तो सुकून रहता था कि धारिया से एक आध बार मिल लूँगी उसके घर जाकर, पर नहीं, इन छुट्टियों में तो ये भी छीन लिया गया, हम लोगों को बस कैद कर दिया गया। डर था दिल के अंदर हर सेकंड जो बढ़ता था। लोगों की जब न्यूज़ देखती थी टीवी पर तो बस कांप जाती थी, और धारा को हर बार फ़ोन लगा देती थी और वो हर बार मुझसे ये कहती थी कि सब कुछ ठीक है, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, तू भी घर के अंदर रहकर अपना ख्याल रख, और जो कोर्स कर रही है उस पर ध्यान दे। वो मुझे परेशान नहीं होने देती थी और मैं भी कम परेशान होने की कोशिश कर रही थी। लॉकडाउन बहुत ख़राब टाइम था, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा जो आज तक कभी ना सोचा ना देखा ना महसूस करना तो छोड़ ही दो। लेकिन जो कुछ भी है, बुरा वक्त गुजर जाता है और ये भी गुजर गया था। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरा और हमारा लेट आया रिज़ल्ट, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आ गया, और रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, एक आ जाए अनएक्सपेक्टेड था, या पता नहीं जो भी था, लेकिन बहुत एक्साइटिंग था। धारा ने अपने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था, हैज़ एक्सपेक्टेड 95%। धारा, हाय गॉड, ये लड़की हमेशा हर चीज़ में इतना कमाल कैसे कर सकती है। वैसे मैं भी पीछे नहीं थी, मैंने भी आर्ट्स स्ट्रीम में टॉप किया था।
93%। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हुआ। पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि धारा ने मैथ्स में 100% स्कोर किया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने 100% स्कोर किया था। मैं बता नहीं सकती इस चीज़ के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। धारा हमेशा से मैथ्स में बहुत अच्छी थी, अच्छी तो मैं भी थी, पर उसके जितनी पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और अब रिजल्ट अगर इस तरीके से अपनी आंखों के सामने देखूँ तो ऐसा लग रहा था जैसे एक ख्वाब पूरा हुआ है। पर मेरा बैड लक इतना था कि मैं उसे हक कर विश भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, अभी से थोड़ा और चलना था। हाँ, चीज़ें पहले की तरह स्ट्रीम नहीं थी, लेकिन थी तो थी। और इंतज़ार था, एक गहरा इंतज़ार कॉलेज खुलने का, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। और मेरे दिल की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। वक्त जैसे जैसे गुजरता है, रिश्ते में एक दूरी जब आती है तो महसूस होने लगता है ना कि कुछ बदल तो नहीं जाएगा। जब वक्त होगा, स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, हम लोग नई जगह पर मिलेंगे, तो कहीं धारा बदल तो नहीं जाएगी। और वैसे भी धारा की वो बात अभी भी मेरे मन के अंदर थी, लाइफ टाइम वाला सोलमेट। ये बात जैसे दिल से निकली ही नहीं थी। और ऊपर से आजकल धारा के बिहेवियर में भी जैसे थोड़ा बहुत चेंज आने लगा था। वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ चली गई थी। चैट्स कॉल्स होते थे, पर पहले की तरह उतने लॉन्ग नहीं। मैं समझ सकती थी वो अपने रिलेटिव के यहाँ है, अगर ज़्यादा फ़ोन पर लगी रहेगी तो लोग बातें करेंगे। लेकिन कभी कभी बस डर बैठ जाता है ना, तो बैठ जाता है। और वही डर लेकर मैं आज दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि फाइनली कॉलेज का रिज़ल्ट आ गया था। हमारा सिलेक्शन, ये कहा जाए हमारा एडमिशन वहाँ हो गया था। और मैं गेट पर खड़ी थी, क्योंकि धारा ने मुझसे कहा था कि वो मुझे आज अपने फर्स्ट डे पर लेने आएगी। धारा 8 महीने के बाद मैं उसे देखने वाली थी। सही कहा, 8 महीने का वक्त हो गया था हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहे हुए, क्योंकि डैम ये लॉकडाउन। मन तो ऐसा कर रहा था दुनिया को जलाकर राख कर दूँ और उसके पास पहुँच जाऊँ, पर कुछ चीज़ें हाथों में नहीं होती। लेकिन जो भी है, मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि धारा आने वाली है, इसीलिए बस इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि धारा खड़ी थी। शक्ल सूरत एक जैसी, लेकिन फिर भी जैसे बिल्कुल जुदा। लंबे बाल, खूबसूरत आँखें, हमेशा की तरह स्टाइलिश, ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट, लेकिन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा जुदा। क्योंकि आज धारा कोई टॉम्बॉय नहीं लग रही थी। इसके छोटे बाल थे और चेहरे पर एक गुस्सा और एक अलग अंदाज रहता था। आज धारा एक खूबसूरत लड़की लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहले लड़की नहीं थी, बट ऐसा था कि हमेशा से एक अलग झलक दिखती थी उसमें। लेकिन आज धारा को पहचानना इतना मुश्किल हो गया था, जैसे कि मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी उसे देखकर। और ये मेरा चेहरा बता रहा था। धारा ने मेरे पास आते हुए कहा, क्या ऐसे क्यों देख रही है मुझे, जैसे कि पहचाना ही नहीं। मैंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, तू बहुत खूबसूरत। धारा ने कहा, क्या खूबसूरत लग रही हूँ लंबे बालों में? बस ऐसे ही बढ़ा लिया, और मैंने तुझे बहुत मिस किया। ये कहते के साथ ही धारा ने बस मुझे कस कर हक कर लिया। और उस पल ऐसा लगा कि मैं बेकार ही इतनी परवाह कर रही थी। धारा में कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो हक अभी भी उतना ही वार्म था। वो महक जो धारा से आ रही थी, बदली सी, आज उसने परफ्यूम लगाया था। वैसे वो लगाती नहीं है, लेकिन जो भी है, ये बदलाव भी मुझे अच्छे लग रहे थे, क्योंकि धारा मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी। शायद यही वजह थी कि वो किसी भी रूप में आ जाए मुझे उतनी ही पसंद आएगी जितनी पहले आती थी। मैं उसके हक में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से महसूस हुआ कि धारा दूर जा रही है। लेकिन मैं तुरंत हक को टाइट करते हुए कहा, प्लीज़ धारा, कुछ पल के लिए ऐसे ही रहना। बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, तुझे बहुत मिस किया मैंने। और मेरी आवाज़ के शानदार कुछ था जो धारा को महसूस हुआ होगा, इसीलिए उसने भी वो हक ब्रेक नहीं किया। और हम लोग उस हक को एंजॉय करते हैं। पर चाहे मैं कितना भी करीब रहने की कोशिश कर लूँ, धारा के कुछ चीज़ें हमें अलग कर ही देती थी। जैसे कि माँ की आवाज़। माँ ने पीछे से कहा, क्या तुमने कॉलेज नहीं जाना, लेट नहीं हो रहे? माँ की आवाज़ सुनकर हम दोनों अलग हो गए और माँ की तरफ देखकर हंसने लगे। माँ ने कहा, जाओ दोनों बहनें, वरना लेट हो जाओगे। जैसे ही माँ ने कहा दोनों बहनें, मेरी और धारा दोनों की हंसी छूट गई। और धारा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहन? मैंने कहा, बहन। ये कहते हुए हम हंसने लगे और मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, गाड़ी? धारा ने कहा, क्या तुझे क्या लगा मैं सीखूंगी नहीं? अब तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है, कौन चल बैठ जा। ये कहते हुए धारा ने हेलमेट लगाया और मुझे भी हेलमेट लगाकर अपने पीछे बिठा लिया। लेकिन अभी भी हम वही बात कर रहे थे, मतलब बहन वाली। धारा ने कहा, तो तू मेरी बहन है? मैंने कहा, हाँ मैं तेरी बहन भी हूँ और सोलमेट भी हूँ। और इससे आगे मैं कुछ बोल पाती। धारा ने कहा, हे, बहन अलग होती है और जो हमारे बीच में है वो बहन जैसा तो बिल्कुल नहीं है, हम लवर्स हैं। मैंने कहा, हाँ यार लवर्स तो हैं, पर मैं तुझे अपना सोलमेट भी मानती हूँ और भी बहुत कुछ। धारा ने कहा, अच्छा, पर कुछ चीज़ें अलग होती हैं, मतलब पेरेंट्स और लवर्स में और बहन और। तो मैंने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, इतना तो मुझे भी पता है, पर बस यही है ना, मतलब जितने परवाह पेरेंट्स करते हैं उतनी तू भी मेरी करती है। धारा ने कहा, हाँ वो तो मैं करती हूँ, पर पेरेंट्स की परवाह के आगे मेरी परवाह नहीं यार। पेरेंट्स के प्यार के आगे हमारे प्यार को कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने कहा, ऐसा नहीं है। धारा ने कहा, अच्छा वैसे एक बात बता, तूने अभी तक गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखा? मैंने कहा, क्योंकि मुझे डर लगता है। धारा ने कहा, कब तक डरती रहेगी यार, और उसमें डरना क्या है, चलाना सीखना चाहिए। मैंने कहा, यार कोशिश की थी, पर पापा को लगा कि मतलब उसने डर था कि मुझे चोट लग जाएगी, तो इसीलिए। धारा ने कहा, इसीलिए तूने छोड़ दी? मैंने सिर्फ धीमे से कहा। धारा ने कहा, तू भी, पेरेंट्स हमारी परवाह करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि कोई भी छोटी सी चीज़ हमें चोट पहुंचा सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमें
चीज़ों को सीखना छोड़ देना चाहिए डम्बो। ये कहते हुए धारा सामने की तरफ देख रही थी और मैं मुंह बनाकर उसकी तरफ। तभी मैंने अचानक से एक अजीब सा सवाल पूछा। मैंने धारा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे धारा एक बात बता, तेरे लिए तेरी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मेरे सवाल पर धारा थोड़ा रुक गई थी। उसने उसी मिरर की तरफ देखते हुए कहा, और ये तू क्यों पूछ रही है? मैंने कहा बस जानना चाहती हूँ, बता ना। धारा ने कहा, तू जानती तो है मेरे भाई, वो मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बता नहीं सकती। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मैंने कहा अच्छा। धारा ने कहा वो जो कहेंगे वो मुझे हमेशा मंजूर रहता है, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा की इस बात पर पता नहीं क्यों पर मैंने पूछ लिया, अगर उन्होंने कहा कि मेरा और अपना रिश्ता ख़त्म कर दो तो? मेरी इस बात पर धारा रुक गई थी क्योंकि मैंने सवाल ही कुछ ऐसा पूछ लिया था। धारा ने कहा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कहा बस बता ना, अगर तेरे भाई ने मना कर दिया तो? धारा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी भाई जानते हैं मेरी खुशी किस में है, और वो मेरी खुशी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करेंगे। मैंने कहा, और अगर किया तो? मना कर दिया तो कि हम दोनों कभी साथ ना रहें, फिर तू क्या करेगी? क्या छोड़ देगी मुझे? धारा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यार तू भी क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? जितनी पॉजिटिव तू है ना मेरे लिए, उतनी ही पॉजिटिव मैं भी हूँ। आई मीन मुझे पता है तूने मुझे 8 महीनों में बहुत मिस किया, पर डैम यार मैंने भी तुझे बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए अचानक से कोई इंसान हॉर्न देने लगा और धारा ने एक कर्स वर्ड कहा। ये पहली बार था जो मैंने उसके मुँह से इस तरीके के वर्ड सुने थे। मैं धारा की तरफ देखते हुए कहा, तू इस तरीके से भी बोलती है? धारा ने कहा, अरे यार गलती से मेरे मुँह से निकल गया, और देखना तू ये इंसान कब से हॉर्न दिए चले जा रहा है, मतलब इसे दिख नहीं रहा क्या गाड़ी किस तरीके से चल रही है? मैंने कहा, तो उसका मतलब? धारा ने कहा, अरे यार रोड पर चलने के कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं फॉलो करना, पर ये इंसान फॉलो कर ही नहीं रहा है। मैं धारा को समझाते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर थोड़ा गाड़ी तू धीरे चला लेगी तो क्या हो जाएगा? धारा ने कहा, अरे मैं तो धीरे चलाऊं, पर वो इंसान तो मुझसे भी धीरे चला रहा है यार, पर रोड पर इस तरीके से नहीं चलाया जाता, तू भी ना समझती नहीं है, रुक जा मुझे जगह बनाने दे। ये कहते हुए वो जगह बनाने लगी और मुझसे समझाने लगी, और इस तरीके से हम लोग एक बार फिर से हंसते मुस्कुराते हुए अपने कॉलेज में आ गए थे, और कॉलेज से अलग अलग डिपार्टमेंट में। ये कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल और होपफुल होने वाली थी मेरे लिए। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, सपने जिसमें धारा भी होगी, पर चीज़ें जैसे हाथ से छूट गई। वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो उसका इंतज़ार मुझे बिल्कुल नहीं था, और वो था कुछ ही दिन कॉलेज एक दूसरे के साथ जाने के बाद, एक दूसरे को फिर से महसूस करने के बाद, एक वो नोटिफिकेशन आना जिसकी इंतज़ार किसी को भी नहीं था, और वो था एक बार फिर से कोविड के चलते कॉलेज को बंद करने का नोटिस। डैम, क्यों, वाई, क्यों कॉलेज को बंद करना था? मैं कहना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, पर किससे कहूँ, क्या कहूँ? आखिरी में कॉलेज बंद कर दिए गए और शुरू हुई पढ़ाई ऑनलाइन। ये ऑनलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन दुनिया होती होगी फैसिनेटिंग लोगों के लिए, पर मेरे लिए किसी कर्ज से कम नहीं थी, क्योंकि इस पढ़ाई में सबसे बुरी बात जो थी वो थी मैं धारा से फिर नहीं मिल पाऊंगी। सबसे बुरी बात ये थी कि इससे बंद कर रहना होगा। हमारे कॉल्स मैसेजेस भी कम होते जा रहे थे। कॉलेज लाइफ को समझना पहले ही थोड़ा मुश्किल था, और उस पर से इस तरीके से पढ़ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा, पर क्या कर सकते थे। 2 महीने कैसे गुजरे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बदलाव जो मेरे दिल को टीस दे रहा था वो मुझे महसूस हो रहा था, और वो था धारा से आता हुआ बदलाव। मैं समझ सकती थी कॉलेज शुरू हुए हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, उसके सब्जेक्ट टफ होंगे, उसके पास समय नहीं रहा होगा, या लोग उसकी ज़िंदगी में आ गए होंगे, उसके साथ उसे वक्त गुजारना होगा, या 100 तरीके के बहाने आ रहे थे मन में। लेकिन मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी जो बदलाव मुझे महसूस हो रहा था धारा के स्वभाव में। देखो, प्यार जितना महसूस होता है ना, उतने ज़्यादा महसूस होता है प्यार में होता हुआ बदलाव। एक ही झलक काफ़ी होती है नज़र से पहचानने के लिए कि क्या बदला है, और यही मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नज़रों में देख नहीं पा रही थी ना मैं, लेकिन बर्ताव में बदलाव तो महसूस हो रहा था ना। हमारे कॉल्स बंद हो गए थे, धारा की तरफ से मैसेजेस नहीं आते थे। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं करती थी पर रिसीव ही नहीं होते थे। मैं क्या करूँ, नहीं समझ आता था। कॉल्स मैसेजेस यही तो था एक सहारा जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और अगर वो भी बंद हो जाएंगे तो रिश्ते में कितनी दरार आ जाएगी। क्या ये बात मुझे समझ आ रही है, धारा को समझ नहीं आ रही? वो ऐसा क्यों कर रही है? उसे पता है ना कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें टेंशन दे देती हैं, तो उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका इस तरीके का बर्ताव मुझे कितना ज़्यादा टेंशन दे रहा होगा। ये लड़की भी ना मुझे मिलेगी दोबारा तो मैं इसे बताऊंगी अच्छी तरीके से, मुंह फुलाकर दिखाऊंगी, इससे बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी नहीं, तो तक ये मुझे बना नहीं लेती। ऐसे 100 तरीके के बहाने थे मेरे अंदर तैयार, ऐसी 100 तरीके की शिकायतें थी जो मुझे धारा से करनी थी, ऐसी 100 तरीके की बातें थी जो मुझे सुनानी थी, क्योंकि ये 2 महीने उसने मुझे बहुत परेशान किया है। एक तो वैसे ही लॉकडाउन ने नाक में दम कर रखा था, बुरी बुरी खबरें आ रही थी, और ऊपर से इस तरीके से धारा का बर्ताव। मैं इतनी परेशान आ गई कि एक दिन मैंने खुद ही कॉल डायल कर दिया। कुछ रिंग्स गई थी और धारा ने फ़ोन उठा लिया और एक रूखा सा जवाब आया, हेलो। मैंने भी थोड़ा हटक कर कहा, हेलो धारा। धारा ने कहा मैंने कहा कैसी है? धारा ने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा अच्छा। थोड़ा हिचकते हुए सही मैंने वो कह दिया जैसे कहने के लिए मैंने फ़ोन किया था, यार इतने दिन हो गए हैं तेरे इस तरीके के बर्ताव, मुझे बस क्लियर करना था। धारा ने कहा क्या क्लियर करना था?
मैंने कहा, धारा का इस तरीके से अनजान बनना शायद मुझे गुस्सा दिला गया था, इसलिए मैं थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुझे नहीं पता क्या क्लियर करना? धारा ने कहा, अनीश बातें बुझाना बंद कर, सीधे सीधे बोल क्या क्लियर करना है। मैंने थोड़ा सा चिढ़ कर कहा, यही सब कुछ जो हमारे बीच में हो रहा है, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा? धारा ने एक बार फिर से एक सीधा लेकिन बहुत तीखा जवाब दिया, क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक है? सच में तुझे ऐसा लगता है धारा कि सब कुछ? मेरा मन कर रहा था चीख कर उससे कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सच में धारा तुझे ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है? हाँ, तू मुझे कॉल नहीं करती, हमारी बातें नहीं होती, मैं खुद को अकेला महसूस कर रही हूँ, उदास रहने लगी हूँ, तुझसे बात करना तुझे पता है ना मुझे कितना अच्छा लगता है, पर तेरा कॉल ही नहीं आता, तू मैसेजेस इग्नोर करने लगी है, बात भी होती है हमारी तो सिर्फ हाँ या में ही होती है, और तू कह रही है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। धारा क्या हो रहा है? तुझे पता है मेरे इस तरीके से उदास रहने से अब तो माँ को भी शक होने लगा है, वो भी पूछती है मुझसे कि मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना उदास होता चुप क्यों रह रही हूँ, पता मैं क्या जवाब दूँ? मेरी इतनी सारी बातों का जवाब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो मुझे समझाएगी, हमेशा की तरह प्यार से कहेगी, लेकिन नहीं। धारा ने एक बार फिर सिरे से एक बेरुखी सा जवाब दिया। हाँ, उसके शब्द शांत थे, कम थे, बेरुखी वाले नहीं थे, लेकिन मुझे बेरुखी वाले ही लग रहे थे। धारा ने कहा, तू क्यों उदास है? खुश रहा करना। मैंने कहा, खुश रहा करूँ? पर कैसे रहूँ खुश? तू तो तभी धारा ने कहा, मैं तो क्या? मैंने कहा, तू नहीं है मेरे पास। धारा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ मैं ही तो नहीं हूं ना तेरे पास, बाकी सब तो हैं, बाकी सब है, उनके साथ खुश रह, अपना हाल ऐसा मत कर, उदास मत हो, समझ आ रहा है तुझे? मैं ही तो नहीं हूं ना, बाकी सब हैं, पूरी दुनिया है तेरे पास। सच बता रही हूँ, उसके शब्द तेल के छींटे की तरह लग रहे थे जो बस जला रहे थे, कांपने पर मजबूर कर रहे थे। क्या कह रही थी वो खुद भी सुन रही है, मैं उससे क्या कह रही हूँ और वो क्या जवाब दे रही है। पूरी दुनिया है, इस बात से मुझे क्या मतलब, तू नहीं है ये ज़रूरी है, ये बात उसे समझ नहीं आ रही क्या? हाँ, वो कैसे पूरी दुनिया से खुद को कंपेयर कर सकती है जबकि मेरी दुनिया तो वही है। ये लड़की भी ना, मैंने धीमे आवाज़ में कहा, धारा तू क्या कह रही है, तू सुन रही है ना? हाँ, पूरी दुनिया की बात क्यों कर रही है जबकि तू मेरी दुनिया है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मेरा प्यार है, मुझे क्या फर्क पड़ता है जब दुनिया मेरी बात को पूरा होने से पहले ही धारा ने कहा, वो प्यार नहीं था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया थम गई हो, रुक गई हो, किसी ने सांसें छीन ली हो गले से, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो, सब कुछ नम हो गया हो। या मैंने कहा क्या? धारा ने कहा, वो प्यार नहीं था, सिर्फ एक अट्रैक्शन था। क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे गले में कुछ अटक गया हो या किसी ने गला घोंट दिया हो मेरा। मैंने फिर भी हटकते हुए सही लेकिन धीमे से कहा, अट्रैक्शन। धारा ने कहा, हाँ अट्रैक्शन, नादान उम्र में होने वाला अट्रैक्शन। ये क्या कह रही है धारा? ये सुन भी रही है खुद को? मैंने कहा, धारा तू क्या कह रही है? हाँ, तू तो हमेशा से एक मैच्योर पर्सन थी ना, ये क्या अट्रैक्शन, नादान उम्र, ये क्या? धारा ने कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग टीनेजर नहीं हैं? मैंने कहा, हैं पर धारा ने कहा, वो सिर्फ बचकानी हरकतें थी, हम दोनों के बीच की बचकानी हरकतें, इसके अलावा और कुछ नहीं था अनीश, और कुछ नहीं था। मैंने कहा, ऐसे कैसे कुछ नहीं था? प्यार था धारा। तभी धारा ने कहा, अट्रैक्शन, नादानी थी वो, सिर्फ एक नादानी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो फिर प्यार क्या होता है धारा? अगर हमारे बीच जो सब कुछ था वो नादानी थी, अट्रैक्शन था, तो फिर प्यार क्या होता है? हाँ? धारा ने कहा, मुझे नहीं पता, इसे नहीं पता तो फिर किसे पता होगा? ये ऐसी बातें कह रही है मुझसे, इसे नहीं पता तो फिर किसे? मैंने कहा, अच्छा तो तुझे पता नहीं तो फिर किसे पता है? किसे पता है जो तूने फैसला सुना दिया है एक पल के अंदर कि हमारे बीच वो जो सब कुछ था वो प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था, नादानी थी। एक पल में तुझे अभी सब कुछ समझ आ गया, तब तुझे कुछ समझ नहीं आया, अब तो अचानक से ये सब कुछ क्यों कह रही है? हाँ, ऐसी बातें क्यों कर रही है धारा? धारा ने कहा, मैं बस सच कह रही हूँ, हम अभी भी टीनेजर्स हैं। मैंने कहा, सच में? हम कॉलेज में आ गए हैं और तू हमें टीनेजर कह रही है? धारा ने कहा, हाँ तो कॉलेज में आ गए हैं ना, अभी पूरी दुनिया देखने को लिए पड़ी हुई है, सबसे पहले तो टीनेजर ही थे ना, पर अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। मैंने कहा, समझ में आने लगी है? क्या समझ में आने लगा है ऐसा जो मुझे समझ नहीं आ रहा? ऐसा क्या है जो सिर्फ तुझे समझ आया इन कुछ महीनों में और मैं पीछे ही रह गई? धारा, ऐसा क्या है जो तू इतनी बदल? धारा, मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे, आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी, मैं खुद काँप रही थी, मैं महसूस कर सकती थी, पर उससे ज़्यादा काँपने पर कुछ चीज़ मजबूर कर रही थी। तो धारा के शब्द जो बिल्कुल स्पष्ट थे, साफ थे, जैसे उनमें कोई इमोशन ही ना हो, ऐसा कैसे बोल रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। धारा, तू ये सब कुछ कह रही है? मैंने संभलते हुए कहा, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से आंसू निकल ही गए।
दारा सुन सकती होगी कि मैं रो रही हूँ, इसीलिए वो खामोश हो गई थी। बहुत देर तक वो खामोश रही। मैंने फिर से कहा, तूने ऐसे कैसे फैसला ले लिया? हाँ, दारा ने कहा, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक टीनेजर वाला। मैंने कहा, चुप हो जा प्लीज़, बंद कर इस बकवास को। टीनेजर, मैच्योरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं बस इतना जानती हूँ कि प्यार टीनेजर या मैच्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता। प्यार उस इंसान के निभाने की चाह पर डिपेंड करता है कि वो इंसान प्यार को कहाँ तक निभाना चाहता है। और तुझे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अब निभाना ही नहीं चाह रही है, इसीलिए सिर्फ बहाने बना रही है। टीनेजर और मैच्योरिटी और पता नहीं किस किस चीज़ के अट्रैक्शन कह रही है प्यार को हमारे। सच में तू ये सब कह रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। धारा ने कहा, तो यकीन कर ले, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। थक चुकी हूँ। किस सब चीज़? धारा, मैंने कहा, किन सब चीज़ों से थक गई है तू? धारा ने एक धीमी आवाज़ में कहा, इन सब चीज़ों से। मैंने कहा, मुझसे? धारा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस ये सब कुछ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। कंटिन्यू? मैंने कहा, क्या कंटिन्यू नहीं करना चाहती तू? धारा ने कहा, जो हमारे बीच में है वो। मैंने कहा, क्या? तो मैं क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ? हाँ? उस प्यार का, उन यादों का, जो हमारे पीछे जो एहसास थे उनका, मैं क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ? ठीक है, तो मैं और ज़्यादा रोने लगी और धारा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस कर अनीश, बस कर। तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक आदत थी जो तेरे पास होने से छूट जाएगी। जब मैं तेरे पास ही नहीं होंगी तो तुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। धीरे धीरे कर वक्त गुजरेगा और सब कुछ भूलता चला जाएगा। सब कुछ भूल जाएगी तू एक दिन, सब कुछ। कई लड़की खुद को सुन भी रही है, ये क्या बोल रही है ये? हाँ, प्यार को भुलाया जा सकता है क्या इतनी आसानी से? आदत? किसकी आदत थी? हाँ, वो मेरी आदत थी, पर आदत से बढ़कर थी वो मेरे लिए। क्या ये खुद को नहीं सुन रही है? इसे पता भी नहीं है कि क्या बोल रही है। ये पागल हो गई है, ये पक्का कुछ और वजह है जब ये इस तरीके से बर्ताव कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ और वजह होगी। इसीलिए मैंने संभलते हुए कहा, धारा, क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है? क्या हुआ है? धारा ने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, क्या हुआ है तू ऐसे बातें कर रही है? कुछ हुआ है ना? हाँ, किसी ने कुछ कहा है हम दोनों के रिश्ते को लेकर? किसी ने कुछ कहा? धारा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या बोले जा रही है? मैंने कहा, मुझे पता ना धारा, मुझे पक्का पता है कुछ हुआ है। धारा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तुझे क्या बताऊँ? कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा, नहीं यार, कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है, जो भी तू ऐसी बातें कर रही है। नहीं तो मेरी धारा कभी ऐसी बातें नहीं। तभी धारा ने कहा, बस कर अनीश, तेरी नहीं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, तेरी नहीं का क्या मतलब? हाँ, तेरी नहीं का क्या मतलब? मैं तेरे लिए क्या हूँ? मेरे सादे और अधूरे से सवाल पर हम दोनों के बीच में ही कुछ पल के लिए एक सन्नाटा पसर गया था। पर मैं महसूस कर सकती थी धारा फ़ोन पर अभी भी थी। उसकी सांसें मुझे सुनाई दे रही थी और मेरे आंसू उसे भी सुनाई दे रहे होंगे। आंसू थे मेरी आंखों में, मैं काँप रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उस सवाल को पूछा जो पूछने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं बस जानना चाहती थी कि हमारा रिश्ता कितना बचा है। रिश्ता बचा है? मैंने धीमे से कहा, धारा। उसने पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने सवाल को पूछ ही लिया, व्हाट आई एम टू यू? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? नहीं, मैं अब तुम्हारे लिए क्या हूँ धारा? क्या हूँ मैं तेरे लिए? मुझे लगा था वो जवाब कुछ ऐसा देगी जो मेरे सीने को थोड़ी सी तो राहत पहुँचाए, पर आज धारा बेदर्द थी। आज उसके अंदर मेरे लिए जैसे कुछ नहीं था। आज उसे मुझे तोड़ना था, इतने टुकड़ों में बिखेरना था कि मैं फिर कभी खुद को समेट ही ना पाऊँ। इसीलिए तो बिना कुछ सोचे समझे उसने बेबाक से जवाब दिया, कुछ नहीं, नथिंग। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि सीने में एक तेज़ दर्द उठा हो। बहुत तेज़ दर्द था वो, बहुत तेज़। मैंने बस अपना सीना पकड़ लिया और आंखों से आंसू की तो अब कोई हिसाब ही नहीं रहा था। मैंने रोते हुए कहा, तू होश में नहीं है धारा? तू होश में? धारा ने फिर से कहा, ठीक है, तो अगर मैं होश में नहीं हूँ तो बहुत अच्छा है, अगर मैं होश में नहीं हूँ तो। और वैसे भी तू ही कहती है ना कि प्यार में किसी को फोर्स नहीं किया जाता, तो आज के बाद तू मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करेगी। ना कोई कॉल करेगी, ना कोई मैसेज करेगी, ना मुझसे कभी मिलने आएगी। इस फ़ोन कॉल के बाद सब कुछ खत्म है हम दोनों के बीच में। तुझे समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? क्या समझने की बातें कर रही है लड़की? मैंने रोते हुए कहा, क्या कह रही है?
कम से कम मुझे बता तो सही, वजह क्या है ये सब कुछ करने की? ये सब क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? मेरी गलती तो बता मुझे, तू क्यों? तारा ने कहा तेरी कोई गलती नहीं है अनीश, कोई गलती नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी ही गलती है। जब तू, मेरी तारा ऐसी नहीं थी, इतनी बेदर्द, वो तो सबसे बहुत काइंडनेस है। तारा कम से कम मुझे रीजन तो बता देना, हाँ प्लीज। तारा ने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा अभी भी? तारा ने कहा अरे कहते के साथ ही उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन की टू टू की आवाज़ मेरे कानों में बजने लगी और मैं हेलो हेलो करती रह गई। पर सामने वाला शख्स तो जैसे छा चुका था। क्या हुआ कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ सेकंड्स के लिए कुछ समझ नहीं आया। पूरी दुनिया जैसे जन्ना गई थी, हिल गई थी, बिखर गई थी, टूट गई थी, या मैं टूट गई थी, बिखर गई थी, मुझे नहीं पता। कुछ पता नहीं था। सिर्फ हाथ में रखा फ़ोन एक बार फिर से बजा। अपनी धुंधली आंखों से मैंने एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव किया जिस पर लिखा हुआ था साफ साफ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इस बात का क्या मतलब? इस बात का क्या मतलब जानने के लिए मैंने उसे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, पर द पर्सन यू हैव कॉल हिज, मैं ये नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने फ़ोन काट कर दोबारा मिलाया। पर हर बार मिलाने पर जवाब सेम ही था और मतलब भी सेम ही। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। सच में एक पल में इतना पुराना रिश्ता कोई इंसान, ये कैसे, इतनी बेदर्द। इसे छोड़ने वाले को कम से कम वजह तो बतानी चाहिए ना, ताकि ये टूटा भटका कोसता हुआ दिल कहीं ठहर सके। कोई इंसान इस तरीके से कितना उसे बेदर्द भी तो नहीं कह सकती थी ना। प्यार किया था मैंने उससे, वजह चाहे जो भी रही हो, मेरे लिए खूबसूरत इंसान थी, है, हमेशा रहेगी। एक ऐसा हिस्सा है मेरे अंदर जो उसका है, था और हमेशा रहेगा। नहीं पता हम दोनों के बीच में वजह क्या बनी थी, ऐसा क्या था जो हम दोनों के बीच में आ गया था, मुझे कुछ नहीं पता। बहुत लंबे वक्त तक पता भी नहीं चला। हम जैसे प्यार करने वालों की यही गलती भी तो नहीं कह सकती, हमारा प्यार कोई गलती नहीं था, पर हम जैसे प्यार करने वालों का यही हश्र हो जाता है। खासकर टीनेजर वाला लव हो, इतना सब कुछ होता है, दर्द होता है, दिल टूटता है, मर जाने का मन करता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सकते। किसी से भी नहीं आता कि अपने माँ पापा, अपने सबसे करीबियों के सामने भी हमें मुस्कुराते हुए रहना पड़ता है, क्योंकि क्या कहे, कुछ नहीं कह पाई मैं, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी उसी ने मुझे सुनना जरूरी नहीं समझा, बताना जरूरी नहीं समझा। तो दुनिया से मैं क्या ही कहूँ, क्या शिकायत करूँ। उस दिन सिर्फ हमारा एक रिश्ता नहीं टूटा था, मेरा विश्वास टूटा था, लोगों को देखने का नजरिया बदल गया था। शायद ये दुनिया आज के बाद मुझे ऐसी कभी नहीं लगेगी जैसे उसके साथ लगी थी, या उससे पहले लगती थी। ये दुनिया मुझे कभी अच्छी लगी ही नहीं, कभी अच्छी नहीं लगी, पर अब और ज़्यादा बुरी लगने लगी। उस दिन के बाद हम दोनों में फिर कभी बात नहीं हुई, क्योंकि एक बात उसने सही कही, प्यार फोर्स से नहीं होता, और ख़ासकर मेरा प्यार कोई बोझ नहीं था जो किसी एक के ख़त्म करने पर मैं सिर्फ मिन्नतें कर कर उससे मांगती रहूं। क्योंकि प्यार कोई खैरात नहीं है, प्यार एहसास है जो दोनों तरफ से होने चाहिए, तभी पनपते हैं, खिलते हैं, वरना सिर्फ हम जैसों की तरह मनुष्यत बनकर पीछे रह जाते हैं। और मैं ये नहीं बनना चाहती थी, कम से कम मैं तो अपने प्यार को ये नहीं कहना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। तारा के जाने के बाद जिंदगी थम गई, दुनिया की नहीं, सिर्फ मेरी, क्योंकि दुनिया तो अभी भी भाग रही थी, वक्त दौड़ रहा था दुगनी रफ्तार से, और मैं सिर्फ खोई जा रही थी। तारा की कमी बहुत खल रही थी। एक जगह थी जो खाली हो गई थी, और उस जगह को भरा दवाइयों ने। उसके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, और मेरी दोस्त नया हम सफ़र बन गई ये दवाइयाँ, जो वक्त में सुबह शाम रात समय से लेनी होती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कि पहले हमारे फ़ोन कॉल्स हुआ करते थे। पर अब 2 साल गुजर गए। 2 साल, इन 2 सालों में बहुत कुछ बदला।
थोड़ी बहुत मैं और थोड़ी बहुत दुनिया। लेकिन नहीं बदला तो वो था धारा का भी वो बेबाक अंदाज। एक ही कॉलेज में रहने की वजह से अक्सर नज़रें टकराती थी, पर सिर्फ मेरी, क्योंकि वो तो जैसे मुझे अपनी दुनिया से पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर चुकी थी। मुझे नहीं पता उसके हिस्से की कहानी क्या है, कभी पता चली ही नहीं। वो मेरे बारे में क्या सोचती थी, कितना गहरा सोचती थी, मुझे क्या मानती थी, मुझे सच बताओ तो नहीं पता। आज ये कहानी सिर्फ मेरे हिस्से की ही रह गई, क्योंकि कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। कुछ सवाल कभी जवाब बनकर ज़िंदगी में नहीं आते। मैंने उसे देखा, आज भी वो दोस्तों के बीच में बैठकर अलग ही चमक रही है। इस बात से कितनी बेपरवाह की दो निगाहें अभी भी उसे निहार रही हैं। मैंने एक गहरी सांस ली, बस पकड़ी और घर लौट आई और अपने कमरे में एक बार फिर से खुद को समेट कर अपनी दुनिया में छुपा लिया, जहाँ मेरे अलावा किसी और के आने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई भी नहीं। दिन ढल गया, रात हो चुकी थी और मैं छत पर थी, अपनी चारपाई पर लेटकर उस बड़े से आसमान की तरफ देख रही थी जहाँ अनगिनत तारे थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था मेरे सवालों का। जैसे मेरे अनगिनत सवालों में ये कि प्यार क्या होता है। दादा ने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं था। अगर प्यार नहीं था तो फिर मेरा दूसरा सवाल कि किसी से हम प्यार करते ही क्यों हैं। मतलब अगर मैं धारा से प्यार नहीं करती तो आज मेरी ये हालत ना होती, तो हम किसी से प्यार क्यों करते हैं। फिर मेरा सवाल था कि अगर हम प्यार कर सकते हैं तो फिर किसी से भी क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये प्यार इतना सब कुछ देखकर किसी को चूज कर ही क्यों किया जाता है, और अगर चूज कर ही किया जाता है तो फिर कोई इंसान अपनी मर्जी से चुन क्यों नहीं सकता किसी को, किसी के साथ जी क्यों नहीं सकता। इतनी बाउंड्रीज क्यों है, रिस्ट्रिक्शंस क्यों है, ये दुनिया ऐसी क्यों है, उनकी इतनी उम्मीदें क्यों हैं, क्यों लोग प्यार को इस तरीके से देखते हैं, और अगर देखते हैं तो समझते क्यों नहीं है। प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार की कोई कास्ट नहीं होती। प्यार तो हर चीज़ से बेपरवाह होता है। प्यार तो एक खूबसूरत एहसास होता है। लोग इसे अज़ाब क्यों बना देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब किसी के पास नहीं। जैसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं अभी भी यहाँ क्यों रुकी हुई हूँ। दिल का छेद है जो भरता ही नहीं है। ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता है। मैं ऐसी क्यों हूँ। ये एहसास क्यों इतने ज़्यादा मुझे महसूस होते हैं। मेरी आंखों का ये अकेलापन मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ता है। बहुत कुछ है पर जैसे अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। पर ये आंसू, एक बार फिर से ये आंसू बेपरवाह होकर मेरी आंखों से बस बिखर गए और मैंने उन्हें खींच कर पोंछ लिया ताकि कोई देख ना ले। हमारी ये भी तो एक बड़ी दिक्कत है कि कोई देख ना ले। ये ख्याल भी मन में एक डर की तरह ही रहता है। सब कुछ एक डर की तरह है मेरे अंदर, सब कुछ। और जिंदगी कैद की तरह। ये नादान सी चाहत भी ना कितनी अजीब होती है, कितनी अजीब लगती है। एक पल में इश्क सी लगती है, मोहब्बत सी बहती है, मुस्कुराहट सी आंखों में चमकती है, आदत बनती है। फिर एक पल में बिछड़ती है, हाथों से बिखरती है, अंधेरे में धकेलती है, इस कदर खाली करती है कि उम्र गुजर जाए एक लंबी भी तो भी दिल में पहली मोहब्बत की तरह रहती है। पहली मोहब्बत जो अक्सर पूरी नहीं होती है, पर यकीन मानो सबसे खूबसूरत होती है। सबसे खूबसूरत, जैसे मेरी और धार्या की थी एक खूबसूरत नादान सी चाहत। तो इस तरीके से ख़त्म होता है सफ़र आज की कहानी का। कहने को तो ये सफ़र लोगों को अधूरा लग सकता है, पर यकीन मानो कुछ खूबसूरत एहसास बस अधूरे ही रहकर भी पूरे लगते हैं। हमारा दिल में हमेशा सवाल रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर इस सवाल से उलट अगर हम इस कहानी के अंदर झांकेंगे तो हमें ये चीज़ महसूस होगी कि इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जैसे कि किसी को प्यार करना। एक ऐसा इंसान जो हमेशा दुनिया को एक नज़र से देखता था, उस दुनिया के कितने ही सारे रंगों को इस प्यार ने एक दूसरे को समझाया था। हाँ, चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा उम्मीद की थी, पर कभी कभी उम्मीद के बाहर भी एक दुनिया होती है ना, जो दुनिया हकीकत होती है। और हकीकत अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती, पर कोई बात नहीं। सपना हो या हकीकत, गले लगाना ही इंसान की फितरत कहलाती है। और शायद अनीश भी इन सब चीज़ों को गले लगाकर अब आगे बढ़ चुकी है।
अनीश को नहीं पता कि धारा के हिस्से की कहानी क्या है, पर अनीश के हिस्से में जो कहानी है वो कहानी उसे कभी कभी दर्द तो देती है, पर अक्सर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देती है, क्योंकि कम से कम उसने तो अपने हिस्से का प्यार पूरी तरीके से पाक किया था। जो महसूस किया था वो सब कुछ जिया था। उन लम्हों में अनीश ने खुद को जैसे हासिल किया था। ये दुनिया अनीश के लिए पहले जैसी तो नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें खूबसूरत अनीश बनाना जानती है। ये दुनिया उसके लिए फिर से खूबसूरत बनेगी और अनीश उसे बना कर रहेगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की कहानी का सफ़र। आई होप आप लोगों ने कहानी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों ने इस कहानी से कुछ सीखा होगा, जो था पहले प्यार को महसूस करना और अपने प्यार को कभी भी फोर्स नहीं करना। जैसे कि धारा ने अनीश से कहा कि प्यार कभी फोर्स नहीं किया जाता, तो अनीश ने भी इस चीज़ को महसूस किया, ना कि वो धारा के पीछे भागने लगे, क्योंकि जहाँ प्यार ख़त्म होने की बात आ जाती है ना, तो वहाँ प्यार ख़त्म हो जाना बेहतर रहता है। जुनूनियत या दिल तोड़ कर इश्क अगर आगे बढ़ा जाए तो चीज़ें बर्बाद ही होती हैं, बर्बाद। और इश्क को संवारना, इश्क को संभालना इश्क सिखाता है, बर्बाद करना नहीं। तो चलिए आज की कहानी का सफ़र यहाँ ख़त्म करते हैं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दे दूँगी अपना, वहाँ आप अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे फिर किसी कहानी के सफ़र पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस कहानी को लेकर, साथ ही इस जैसी और भी कहानियाँ जो हम आने वाले वक्त में एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम मिलेंगे फिर किसी और कहानी के सफ़र पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।